मैं पहले हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी। अच्छा। वहाँ पे मेरी मैनेजर से लड़ाई हो गई थी। 2018 के बाद से कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया कि कहीं से आओ तो पहले हमेशा होता है कि घर आती मम्मी कहाँ है मम्मी कहाँ है, तो वो वाला तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा हिट होता है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मंथ में आप कितना कमा सकते हो तुम्हारे हिसाब से। एक अच्छे लाइफ पार्टनर में तुम क्या ढूंढती हो? हुकअप कल्चर को लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन? बहुत अजीब चीज है ये, मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती। Hi guys, welcome back to our channel and welcome back to our another podcast। और आज की हमारी गेस्ट है भारती। So please welcome भारती सिंह। और आज हम भारती सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, ऐसी अनफिल्टर्ड बातें जो शायद आपने उनके रील्स में कभी नहीं देखी होंगी। शी इज अ अमेजिंग क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो आई थिंक यू आर डूइंग यूट्यूब टू। ज्यादा नहीं कर रही मैं, बट थोड़ा बहुत आई थिंक ऑडियंस मांगती है कि तुम्हें यूट्यूब करना चाहिए। सो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए कि इन्हें यूट्यूब भी करना चाहिए, बिकॉज शी इज अ अमेजिंग क्रिएटर। और साथ ही साथ इनके लाइफ के बारे में बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें आज जानने वाले हैं। और आज मेरे पास इतने मजेदार क्वेश्चन है ना भारती के लिए, आई थिंक शी विल बी कंफ्यूज। देखते हैं क्या होने वाला है आज का पॉडकास्ट। तो भारती कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट पे आके? वैसे तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो थैंक यू टू मानसी मुझे बुलाने के लिए। और मैंने मानसी से अभी आते ही पूछा था एक बार मुझे सवाल बता दो क्या है। शी सेड नहीं अभी तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगी, डायरेक्ट आंसर करना सारे, तो मुझे डर लग रहा है अब। एक्चुअली भारती के लिए मैंने काफी सारी मेहनत करी है, क्वेश्चंस का पिटारा निकाला है और कुछ स्पेशल ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे सुन के आप लोगों को ना बड़े ही मजे आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भारती से पूछेंगे कि भारती इस लाइन में आए कैसे? इस लाइन में मैं बहुत रैंडमली आ गई थी। तो मेरा ना मैं पहले हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव थी, लाइक कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते ना वो। वहाँ पे मेरी मैनेजर से लड़ाई हो गई थी, तो मुझे जॉब स्विच करनी थी। तो मेरा बहुत मन था एयरपोर्ट लाइन में जॉब करने का ऐसे। तो मुझे पता चला कि ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं चली गई इंटरव्यू देने। बट उस दिन एचआर नहीं आई थी। फिर मैंने एक और पोस्ट देखा कि श्रुति अर्जुन आनंद ने डाल रखा था कि शी नीड लाइक मेंटेन करने के लिए सारी चीजें बैकएंड पे। तो फिर मैं वहां इंटरव्यू देने गई। और मेरा हो गया वहां पे सिलेक्शन। फिर मैं वहां पे पहले एज अ बैकएंड वर्क करी थी, लाइक डायरेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर थी मैं वहां पे पहले। पर जैसे जैसे मैंने काम किया 1.5 साल बाद में उनके कैमरे पे भी आ गई। फिर तो कैसा रहा उनके साथ कैमरे का एक्सपीरियंस? कितने साल काम किया उनके साथ? मैंने 3 साल किया है। ओह 3 साल तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होता है। तो तुमने काफी कुछ इंसाइटफुल चीजें पता होंगी। मैंने जितना भी सीखा है टू बी ऑनेस्ट मैंने उसी चैनल से ही सीखा है। तो कुछ पोल खोलनी चाहिए यहाँ पे। नहीं अरे नहीं वैसे तो मैं खोल सकती हूँ बट नहीं खोलना चाहूंगी। चलो फिर भी थोड़ा बहुत तड़का लगाते हुए एक आध पोल जो किसी को ना पता हो, कुछ भी ऐसे आप पूछोगे तो मैं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी अच्छा उनका नेचर एक्चुअली में क्या है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ उन्हें आउटसाइड ऐसा लगता है कि शी इज वेरी स्वीट एंड अच्छी इंसान है, बट कहीं से मुझे भी पता चला है कि शी इज समथिंग इगोइस्टिक पर्सन। सो व्हाट इज द रियलिटी एक्चुअली? तुमने अंदर से काम करा है तो तुम्हें पता होगा। हाँ, तो रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो वैसे शी इज अ नाइस पर्सन, लाइक हेल्प वेल्प करती है। इवन अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्यार से समझाती भी है। बट जब एक होता है ना कि आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो थोड़ा सा आ जाता है, तो वो है बस। और तो ज्यादा बोलेंगे नहीं। हाँ, ज्यादा ऑब्वियसली नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने 3 साल काम किया था। ऐसा ब्रीच लगेगा मुझे भी और बाकी लोगों को भी। नहीं ये तो है, लेकिन ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है कि जब कोई काफी ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसका नेचर मेजरली चेंज हो जाता है। ये तो मैंने अभी देखा भी है कुछ लोगों में ही। हाँ, ये आपको कंटेंट क्रिएशन लाइन में भी देखने मिल जाएगा कि कैसे लोग बदलते हैं ऐसे। लाइक लिटरली 1 महीना पहले बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, अगले महीने ऐसे लगेगा भाई ये कौन है। हाँ, ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, इतना कैसे चेंज हो गया। मैंने कहा यार ठीक है। ये तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैंने। ओके, रही बात तो श्रुति अर्जुन आनंद की, चलो बातें छोड़ते हैं। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां से? ऐसी कौन सी ऐसी चीज सीखी जिसको तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे कि हाँ एक बहुत ही मेजर, क्योंकि कुछ भी कहो शी इज अ वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल क्रिएटर राइट नाउ, क्योंकि वो उस टाइम की क्रिएटर है जिस समय कंटेंट क्रिएशन ही बहुत कम हुआ करता था। वो अपने टाइम में बहुत फेमस थी। हाँ, अपने टाइम पे बहुत फेमस थी। और आज की डेट की बात तो अलग करी जाए, जो भी हो नाम उसका अभी भी है, बट मार्केट में इतने क्रिएटर्स हैं कि बाकी लोग देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और उन लोगों को अपनी कंसिस्टेंसी सारी चीजें मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट देखो होता है, सबको होता है। सो तुमने ऐसा क्या सीखा वहां से जिस चीज को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हो, अपने कंटेंट क्रिएशन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ जो मैंने वहां से सीखा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, या वो लोग, या मतलब मोस्टली मैं इन जनरल चीजें बताती हूँ कि आपने एक फोटे पकड़ लिया है कि हमारा तो फोटे ये है कि हम स्केच वीडियोस बना रहे हैं तो हम वही करते रहेंगे जिंदगी भर। पर ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, है ना।
तो वो उन्होंने नहीं किया और हमने उनको बहुत बोला था क्योंकि 3 मेंबर है आप, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, मैं स्क्रिप्ट भी लिखती थी इतनी सारी। ओके, तो मैंने कितनी अनायास है कि 1 साल स्क्रिप्ट लिखी है। इवन जब तक मैंने छोड़ा है 2022 में मैंने छोड़ा है वो ओके जॉब, तो तब तक भी मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। मैंने तब तक भी बोला है कि प्लीज थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं हमारा तो फोटे ही यही है। तो मैंने ये सीखा कि टाइम के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। जरूरी है। एक्चुअली ऑडियंस ही डिमांड करती है। एग्जैक्टली जैसे तुमने मतलब उनके साथ जॉब किया तो उनके साथ रह के तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का था कि तुम खुद का कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते, इस तरीके के भी कुछ टर्म्स होते हैं? मतलब अपना कुछ भी नहीं शुरू कर सकते? ये मुझे लगता है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल में काम करोगे, किसी के अंडर करोगे, तो वो ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराएंगे ही कि कि आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। पे करते थे कि मतलब तुम अपना ना खोलो तो तुम्हारा काम चले? मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरी सैलरी अच्छी थी। ओके। हाँ तो सही था, बट फिर भी इंसान के मन में लालच तो होता ही है, जितना आए उतना कम है ना। तो वो तो बात सही है। तो ओके, तो तुमने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी 2022 में शुरू करा, राइट? मैंने 2022 में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी मेरे घर पे, तो फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। पापा ने कहा छोड़ दे अब। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जॉब छोड़ने के बाद मैं 5-6 महीने घर में बैठी थी। फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया था, एक एजेंसी थी, वो आपको तो पता है जैसे ये सोशल मीडिया मैनेजर्स की एजेंसी होती है, उसमें भारती मीडिया करके कंपनी थी। उसमें मैंने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर ज्वाइन किया था। ओके ओके ओके। फिर साथ में तब मैं पार्ट टाइम कर रही थी कंटेंट क्रिएशन। ओके। फिर 2023 फैब में मैं फुल टाइम करने लग गई क्योंकि जॉब और नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। मुश्किल है वो। तो है ये, तो आप जॉब और ये दोनों सारी चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने स्विच करा। तब मैंने कहा मैं फुल टाइम करूंगी, चाहे पैसा कम आ रहा हो, एटलीस्ट मेरे मन में तो शांति रहेगी कि मैं कम पैसे कमा के अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैंने फिर छोड़ दिया था। फिर तब से अब तक तो नहीं सही है, सब बढ़िया ही चलेगा। दूसरी चीज, एक थोड़ा सा इमोशनल टर्न लेने वाली हूँ मैं, बट मैं पूछूंगी और खुद भी जानना चाहूंगी। जैसा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तुम्हारे मम्मा नहीं रही, तो कुछ बार उनके बारे में बात करना चाहोगी? 2000 If you are comfortable. हाँ, आपको तो एक ही पता है वैसे। मेरे घर में मैं क्या बताऊँ, हमने ना 2018 के बाद से कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया अपने घर में। इस साल मनाया हमने, क्योंकि हर साल ऐसा होता था किसी ना किसी की डेथ हो जा रही थी। ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा था अगले साल कौन आएगा, हमें ऐसा डर बैठ गया था हमारे घर में सब में। बहुत अजीब था वो टाइम तो। बट लकीली इस साल हमने होली घर पे मनाई थी। ओके। लास्ट ईयर हमने दिवाली पे भी ऐसा हुआ था कि मेरे मामा के जो मतलब मेरे कजन होंगे भैया, उनकी डेथ हो गई थी। हम दिवाली भी नहीं मना पाए थे। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है हमारे घर में। बट हम सब घर वाले बस ये मनाते रहते हैं ये साल अच्छा चला जाए भगवान प्लीज। मम्मा के साथ क्या हुआ था? मम्मा को ना हमारी एकदम से, एक तो लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी मम्मियाँ हैं या लड़कियां, वो प्लीज, मोस्टली ना लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, आंटी को ब्रेस्ट कैंसर था। तो अपनी चीजें ना ऐसे चेक करते रहा करो। अगर कहीं भी गांठ वगैरह तो उसको प्लीज चेक करा लो। तो कभी उन्होंने बताया ही नहीं। मतलब अब जब तक हमें बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या होता है, आपको सेल्फ एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ, मैंने अपनी स्टोरी ये चीज शेयर नहीं करी, बट मुझे भी बहुत ज्यादा लम्स हैं, ठीक है। बट और मेरा साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। ये एक टाइम मेरा ऐसा आया था शादी के बाद कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। आई वॉज वेरी वरीड अबाउट इट कि वाई दिस इज हैपनिंग विथ मी। मैंने न जाने कितने डॉक्टर्स को चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, चेकअप कराया। ये मैंने अपनी स्टोरी अभी तक किसी से शेयर नहीं करी, बट ये सारे एग्जामिन मैंने करवाए। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में लम्स कोई छोटा सा एक नहीं है कि उसको हटा दिया जाए, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो उनको हटाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ नहीं, उन्होंने एक छोटी सी मेडिसिन बताई, उसको बोला कि आप इसको लेते रहो, इससे वो क्या होगा, वो इंक्रीज नहीं होंगे, जैसे कि आपका साइज जो है वहीं पर रुक जाएगा, अब इससे आगे नहीं जाएगा, बट उनको हटाया नहीं जा सकता। और वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप या तो सर्जरी करवा के सिलिकॉन लगवा लो। मैंने कहा भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम अ मैरिड पर्सन, आगे फैमिली प्लान करनी है, वो सारी चीजें, तो आई कैन नॉट डू दिस। तो उनका डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि आप मतलब अभी सर्जरी अपना फैमिली वैमिली प्लान कर लो, उसके बाद ये सब करा लेना। फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं, हमें नहीं करना है, हम इन चीज़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे मे बी कुछ भी बन सकती हैं। आप इतनी बड़ी सर्जरी लेके चलोगे, आप अपनी बॉडी पार्ट ही पूरा हटा के चेंज कर रहे हो, सो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कंक्लूजन तो देखो यही है कि जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी मम्मी के साथ ये चीज़ हुई, तो मेरा तो देखो आप सबसे भी यही रहेगा कि प्लीज़ सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एग्जामिन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप देखो, आपको पता चल जाएगा सेल्फ एग्जामिन किया कैसे जाता है। एंड दिस इज़ अ बिग इशू जो लड़कियों में आजकल
होता बहुत है, ज्यादा है। बहुत नॉर्मल सा हो गया है। किसी का वो नॉर्मल है, किसी का वो बड़ा हो सकता है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली मेरी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया था या उनको पता नहीं चला होगा। फिर हम्म। जब पता चला तो हम अगस्त में गए थे डॉक्टर के पास, हम्म। 2017 में। ओके। तभी हमको पता चला कि 3rd स्टेज कैंसर है। शिट। मैंने कहा तो अभी सर्जरी से नहीं हट सकता था उनका वो पूरा? नहीं हट सकता था, तो पहले उन्होंने बोला कि कीमो कराओ, रेडियो कराओ, वो हम्म, कीमोथेरेपी वगैरह होती है ना, हम्म, सारी चीजें उसके बाद ही मतलब आप एकदम से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सारे जो बैक्टीरिया थे उसके कैंसर के वो फैल चुके थे बॉडी में। तो उन्होंने कहा पहले कीमो और रेडियो करना पड़ेगा, थेरेपी, उसके बाद ताकि वो किल हो, फिर हम कुछ करें। फिर कुछ करें। बट ये ओके। इतनी जल्दी फैलता है ना, वो 3rd वो से तो- 4th वो ऐसे हो गया। जल्दी तो नहीं, एक्चुअली 3rd तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा, जिस चीजों को हमने नहीं दे ध्यान पाए, वही मैं ध्यान नहीं 3rd दे से पाए ना। 4th आने में बहुत जल्दी हो गया। वो तो वही हो गया ना, जब किसी चीज ने स्पीड पकड़ी तो फैलेगा वो डबल ट्रिपल, वो जैसे जैसे हमारा कोविड फैला था कि स्टार्टिंग में 4 केस, फिर तो भैया दर्जनों बनते चले जा रहे हैं। Exactly तो वही वही वाला होता है। केस आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स का होता है। तो ये चीजें तो भाई ध्यान रखना भाई बहुत जरूरी है। और आज हम इस टॉपिक पे ऐसा बात नहीं करने वाले थे, लेकिन एक बहुत ही इंसाइटफुल चीज आज आपको मिली है इस पॉडकास्ट पे, और जो कि मतलब मैं भी बहुत समय से शेयर करना चाह रही थी, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर फीमेल को ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली ओके, तो अभी चलो ये तो हो गई फैमिली की बातें। अब मतलब मम्मी के जाने के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में? बहुत कुछ चेंज हो गया। मेरी मम्मी टचवुड भाई, मुझे हर साल मतलब हर जन्म में ऐसी मम्मी चाहिए। वो हमें नीचे तक नहीं रखने देती थी बेड से पैर, ठंड में हाँ। रजाई वजाई में चाय पराठे सब कुछ, मतलब याद ऐसा आती है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली वो मिलता था हमको। बहुत याद आती है, बट ऑब्वियसली मैं कभी शो नहीं करती, आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे को मेरी मालूम है, reels मुझे पे। पता ही नहीं था मैंने एक्चुअली में, बताया ही नहीं है मुझे किसी पता को। ही नहीं था। ये बात मुझे पता चली है 2 दिन पहले एग्जैक्टली, बट ये मुझे मालूम भी नहीं था। तुम्हारे वीडियोस में भी कभी नहीं पता चलता है कि मतलब इस तरीके की चीजें हैं। और मतलब मेजर देखो, एक माँ कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है आपकी लाइफ का। वो जाती है तो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक हाँ। हिस्सा लाइफ का ना आपका खाली हो जाता है। तो अब कैसे डील करते हो उन चीजों से? अभी तो इतने साल हो गए तो आदत हो गई है। कभी तो बहुत ज्यादा ही फील हो जाता है कभी कभी कि कहीं से आओ तो पहले हमेशा होता है कि घर आते ही मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। Right. तो वो वाला तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा हिट होता है कि घर आते ही बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है कोई नहीं है पूछने के लिए, अभी खुद ही करना है सब कुछ, कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये वाला तो बहुत ही ज्यादा हिट होता है अभी। अभी पेरेंट्स के साथ रहते हो ना यहाँ पे? हाँ, मैं भाई बहन भी रहते हैं? मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है। हम्म। अब अभी मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई, एंड देन पापा। अभी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देख रहा है? मैं और मेरी छोटी बहन। वाओ, हाँ, बाप रे, आई मीन दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फादर क्या करते हैं? लाइक उनका भी ऐसा ऑन ऑफ चलता रहता है प्रॉपर्टी डीलिंग में। अच्छा, ओके ओके, तो वो तो मतलब फ्रीलांसिंग टाइप का हाँ, वर्क हो गया ना। freelancing, हाँ। वो तो परमानेंट जॉब, मतलब उसमें पैसा भी है अच्छा, ऐसा पर नहीं है। आएगा तो एक बार में आएगा, नहीं तो मे बी पूरे साल नहीं आ रहा, आपको पता भी नहीं होगा। तो ये वाला है, तो वही ऑन एंड ऑफ हो गया उनका प्रॉपर्टी Okay. डीलिंग में। ओके, और दीदी की शादी कहाँ पे हुई? द्वारका। अच्छा, यहीं पे लोकल? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। उनकी लव मैरिज थी, अरे ऑफिस में मिले थे दोनों तो करा दिया। मुझे तो लगता है कि आप भी लव मैरिज ही करने वाली हैं। अरे यार गाइस, मैं बता देती हूँ, शी इज गोइंग टू डू लव मैरिज, क्योंकि इसका एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाइव वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। वो एक्चुअली बड़ा ही जेन्युइन वीडियो था। मैं मतलब पर्सनली कनेक्ट कर पाई कि मतलब हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट। इन्होंने मुझे उसी वीडियो से फॉलो किया था हाँ, इंस्टा पे। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो वीडियो इतना प्यारा सा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर कि कितना प्यारा वीडियो है वो। तो उसमें ये दिखा रही हैं कि इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें क्या क्या गिफ्ट करा है। तो उस वायरल वीडियो की कहानी बताओ थोड़ा सा, क्या सोच के बनाया था वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ? और आई डोंट मतलब आई एम थिंकिंग कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने वो वीडियो देख के फॉलो किया होगा या तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स करा होगा, बहुत सारे लोगों ने करा होगा। तो क्या लगा तुम्हें देख के? क्या सोच के वो बनाया था? क्या उसके पीछे प्लानिंग ये था? सोच के बनाया नहीं, उसका कोई प्लान नहीं था। बट मुझे वो मतलब आपने देखा होगा कि गिफ्ट ऐसे कुछ एक्सपेंसिव नहीं थे उसमें ज्यादा, बट वो जो उसके थॉट्स थे ना उसके पीछे। तो बेसिकली मेरा बर्थडे था, तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है उन्होंने मुझे कुछ अच्छे गिफ्ट्स और क्यूट क्यूट गिफ्ट्स दिए थे। तो मैंने इसके ऊपर रील बनाई थी कि मेरे बर्थडे पे क्या मिला है मुझे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट। तो मैंने बस ये सोच के बनाया था कि यार, क्योंकि इससे पहले जो मतलब ऑब्वियसली सबके बॉयफ्रेंड रहते हैं, एक दो जो मेरे रहे थे वो तो भाई बहुत ही गंदा ट्रीट करते थे। मेरे बर्थडे पे मुझे एक
फ्लावर भी ला के दे देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी ऐसा। तो मैं बहुत ऐसा इमोशनल हो गई थी कि कोई बंदा इतना कर कैसे सकता है किसी के लिए। तो मैंने बस ये सोच के बनाया था वो वीडियो। तो अब मे बी रील्स में जो कमेंट्स थे उसमें भी लोग यही कह रहे थे कि आपकी ना शक्ल पे दिख रहा है कि आप कितने खुश हो। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो वो मैंने बिना एक सोचे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर आपको पार्टनर मिल जाए जो लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो, सो योर लाइफ इज कंप्लीटली शॉर्टेड। नहीं तो कहते हैं कि एक अच्छी लड़की को एक अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छे लड़के को एक अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है। और यदि और डीप घुसे इसमें तो अतुल सुभाष जैसे केसेस आ रहे हैं। अतुल सुभाष छोड़ो, लड़कियों में भी इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। अभी मतलब एक नया केस आया, वो देखा आपने, मेरठ वाला? हाँ, मैंने सारे केसेस देखे हैं जितने भी अभी हुए हैं मेल्स वाले, सारे केसेस मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं है फीमेल्स वाले केसेस नहीं देखे हैं, फीमेल्स वाली चीज़ें भी सामने आती हैं। बट चलो मोड़ पॉडकास्ट ने थोड़ा सा अलग मोड़ ले लिया, लेकिन स्टिल डिस्कशन करते हैं कि तुम क्या सोचती हो इन चीज़ों को लेके कि क्या हमारे जो मतलब लाइक लॉ है वो मेजर लड़कियों के फेवर में बना हुआ है, जिसकी वजह से आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं उस चीज़ का? हाँ, ऐसा हुआ था ना बीच में, कितने सारे केसेस देखे हैं मैंने कि लड़कियों ने फायदा उठाया है उनका। तो ये तो है ही। और लाइक मेन के लिए कुछ भी नहीं है। अब देख लो, आप अतुल सुभाष का जो केस था वो तो वैसे ही पड़ा रह गया, एक्सट्रीम हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। और अभी वो बाहर है, जो कि उसने सारे सबूत वगैरह दे के गया। वही वो पूरा रिकॉर्ड करके गया, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो यही हो गया ना कि फीमेल के लिए ज्यादा लॉज हैं अच्छे, और तुम मेल के लिए कुछ भी नहीं बना रहे। तो और जज इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली, जज ने बोला कि आप वो इनकी और स्टेटमेंट जो थी उनके लिए कुछ एक्शन नहीं होता है। एंड उसके साथ साथ आई सॉ अभी रिसेंटली जो मैंने स्टोरी लगाई थी, यूजी चहल का भी, अच्छा यूजी चहल का देखा, वो सीन हुआ। इसके बाद अभी हमने देखा कि एक और चीज़ें चल रही हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली एक केस देखा है जिसमें बंदी ने शादी करी है एंड शी लिव ओनली फॉर 7 days and she is demanding 10 lakhs maintenance. यार मतलब 10 लाख कमाने में ना जिंदगी निकल जाती है लोगों की। एंड शादी को 7 दिन हुए हैं। ये तो फिर ये वो हो गया ना बिजनेस काइंड ऑफ, कि शादी कर लेते हैं फिर एलिमनी ले लेंगे। बिजनेस ही हो गया, ये बिजनेस ही हो गया। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी ही पोस्ट करी थी जिसमें मैंने इसी चीज को कॉल आउट किया था। वो देखा था ना, तो उसमें यही चीज मैंने कॉल आउट करी थी कि दिस इज गोइंग लाइक एक बहुत ही अच्छा बिजनेस। अभी मुझे बस याद नहीं आ रहा किसकी डिवोर्स हुआ था, एंड राइट नाउ शी इज द सेकंड रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड एलिमनी मिलने के बाद। कौन है? अरे तुम्हें उनका केस नहीं पता है? अमेजोन के सीईओ का, उसकी वाइफ का जब डिवोर्स, मतलब उनका डिवोर्स हुआ, एलिमनी मनी मिलने के बाद हर वाइफ इज सेकंड रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। ये मुझे अभी आपसे सुना है मैंने। So, ये हो रहा है कि एलिमनी मिलने के बाद लोग करोड़पति हो जा रहे हैं, उससे पहले नथिंग। तो ये एक्चुअली में बिजनेस बन चुका है, एंड ये बात कहीं से भी गलत नहीं है। अभी जो आप यूवी चहल का बता रहे हो, इसके इतने मेम भी वायरल हुए हैं कि उनके कुछ 800 डेज का वेडिंग चला है, जैसे मैंने मेम पे पढ़ा था कि 800 दिन में आपको इतने करोड़ का बिजनेस मिल गया, तो इट्स अ गुड डील। यार ये क्या चल रहा है? एक्चुअली ये चल ही रहा है कि आप किसी बड़े या तो आप इस लेवल पे हो कि आप किसी बड़े इंसान को पकड़ सकते हो, उसको फंसा सकते हो या वट एवर, जो भी आप कह लो, इसको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। बट दिस इज लाइक गोइंग लाइक दिस, क्योंकि एक उसकी भी वीडियो की क्लिप भी वायरल हुई थी, इसकी क्या कहते हैं, बिग बॉस की, जिसमें एक कंटेस्टेंट थी उसमें जो ये सीधा बोल रही थी ये बात। क्या यही कि ये बिजनेस बड़े नहीं, उसने सीधा बोला बढ़िया किसी बड़े लड़के से शादी करो, कुछ समय के बाद डिवोर्स करो और आधा मनी अंदर। ये ऐसा ही डायलॉग उसने कुछ कहा था ना, मुझे देखो उसका नाम याद है, कौन सी कंटेस्टेंट थी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को याद भी नहीं रखती, और बस मैंने वो क्लिप देखी थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ये सेम स्टेटमेंट उसमें कहा गया था। मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं है। और मेरी फीड पे भी ना आता नहीं है, ये पता नहीं क्यों। में भी मैं ज्यादा ब्यूटी करती रहती हूँ तो मेरी फीड उसी से भरी हुई है, तो इसलिए मैंने देखा नहीं होगा ये वाला। बट ये कितना गलत है यार, मतलब तुम्हारी सोच ही ऐसी बन गई है। ये लड़कियां आजकल ऐसा ही कर रही हैं। पहले हम कहते थे कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके फेवर में लॉज बने हैं, बट एक समय ऐसा हुआ करता था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी, घर का चीजें देखा करती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तब उस समय के हिसाब से ये
लॉज बहुत फिट बैठते थे क्योंकि मेजर केसेस वैसे होते थे। अब वही लॉज उल्टे भारी पड़ रहे हैं और तुम्हें नहीं लगता कि काफी सारे लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं? हाँ, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुन लिया। अब ये देख के तो शादी से भरोसा उठ गया, शादी से भरोसा उठ गया क्योंकि इवन जो एलिमनी है वो बनाई इसलिए गई थी कि जो मतलब मान लो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो आप, तो थोड़ा पैसा तो लगेगा ना, आपको चाहिए पड़ेगा जिंदगी गुजारने के लिए, इसलिए बनाई गई थी कि धनश्री की ही यदि बात कर ली जाए पढ़ी लिखी है, स्मार्ट पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, सब कुछ है। इवन दो यूजी से शादी करने के बाद शी गॉट मोर पॉपुलर, है ना? Exactly, उसी ठीक है, की वजह से उसी ही की हुई वजह है। से उससे पहले धनश्री को कोई नहीं जानता था, उसके बाद ही उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली। पॉपुलैरिटी से उसके जो उसका सोशल मीडिया है वो ग्रो हुआ। सोशल मीडिया ग्रो होने के साथ साथ शी गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन और ये सारी चीजों में। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें उसे मिली एंड कुछ समय के बाद नाउ यू आर जस्ट डूइंग कि भैया मेरे को 4-4.5 करोड़ रुपए दो। गाइज आई एम नॉट कंफर्म विद द नंबर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल लैंग्वेज। तो इतना पैसा अंदर करो एंड यू आर डन। ये मतलब तुम यदि इतनी सक्सेसफुल हो, तुम्हें सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारे पास कोई अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम कमा नहीं रही हो, तुम ऑलरेडी अर्निंग इनफ फॉर वो योरसेल्फ। प्रोफेशनल डांसर है यार, देन कोरियोग्राफर व्हाई डू यू वांट एलिमनी? क्यों चाहिए तुम्हें एलिमनी? न्यू बिजनेस, मोटा पैसा एक बार में अंदर, दैट्स द बिजनेस भाई। सो ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है मेल लोगों के लिए, जितने भी मेल्स हैं यदि इस ब्लॉग को, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो प्लीज बी अवेयर। और अब कैसे रहें अवेयर पता नहीं, क्या लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज करो भाई, बहुत सोच समझ के। इट्स नॉट इजी। आज की डेट में बहुत ही चीजें बदल चुकी हैं। लोग, ईमानदार लोग और सच्चे लोग, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। एंड अरेंज मैरिज में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है आज की डेट में, क्योंकि अरेंज मैरिज में आप जानते भी नहीं हो, ये चीज हो रही है। ये तो मैं मान रही हूँ आपके, बट ये जो जितने भी डिवोर्स हुए हैं ये सारे लव मैरिज थे ना। हाँ, वही ये बात तो देखो कहीं ना कहीं आके यहीं पर अटक जाती है कि हम स्टिल डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की अरेंज मैरिज है, मेरी सिस्टर की अरेंज मैरिज है, वी आर हैप्पी, माय सिस्टर इज हैप्पी एंड मोस्ट प्रॉब्ली यदि मेरी सिस्टर का यदि कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसकी भी हम अरेंज मैरिज करेंगे। लेकिन स्टिल आपको समझना हर चीज बहुत जरूरी है। अपना पार्टनर हर तरीके से जांचो, परखो, समझो, हर तरीके की सिचुएशन में डील करो, उसके बाद भाई शादी करो, नहीं तो एलिमनी देनी पड़ सकती है और हो सकता है मेंटेनेंस भी देनी पड़ जाए हर महीने की। भाई तो भाई लुटना नहीं चाहते हो तो भाई सब अच्छे से देख समझ के करो। चलो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया आज, बट बात करेंगे वापस से कंटेंट क्रिएशन पे आते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद से कैसा फील हो रहा है? कितने समय के बाद तुम्हें लगा कि हाँ अब मैं कंटेंट क्रिएशन में अच्छा कर रही हूँ और नाउ आई एम अर्निंग गुड? कितना टाइम लगा तुम्हें इस स्टेज तक जैसे आने 2023 में मैंने आपको बताया कि मैंने फुल टाइम किया था, तो वो जो 2023 वाला पीरियड था वो तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहा था। मतलब मैं एकदम से आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता रहता था कि अगले महीने में बस कितनी डील्स आएंगी और मैं कितने कमा पाऊंगी या नहीं भी होगा मुझे, तो ऐसा पूरा स्ट्रेस भरा रहता था मेरा मन पर। अभी फिर 2024 के मिड से जाके मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, फिर मुझे फील हुआ कि नाउ आई एम डूइंग गुड। अभी मैं हर महीने इतना तो मेरा फिक्स है कि इतना अमाउंट तो आना ही आना है एनी हाउ। तो तुम अपने और भी बडिंग क्रिएटर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे कि लाइक मतलब आप इस कंटेंट क्रिएशन की लाइन में थोड़ा सा भी दिमाग लगा के यदि अच्छा काम कर रहे हो तो आप महीने का कितना कमा सकते हो? अगर जो लाइक छोटे क्रिएटर है, मुझे लगता है तुम लोग को यूजीसी भी करना चाहिए, क्योंकि यूजीसी बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। कितने सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मान लो जो मानसी को नहीं लेना चाहते, मुझे नहीं लेना चाहते, मे बी हम हाई चार्ज कर रहे हैं इसलिए, है ना, तो वो यूजीसी की तरफ जाते हैं कि उनको सिर्फ अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा हाथ मिल जाए, वो प्रोडक्ट्स की वीडियो बना दे, तो उसमें भी काफी पैसा है यूजीसी में। आपको इजीली अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो 10,000 एक वीडियो का आराम से दे देते हैं, है ना। एस्थेटिक क्वालिटी यदि आप बना रहे हो, देखो आसानी से तो 10,000 नहीं देंगे, वो 3-4-5 हज़ार से ही स्टार्ट करते हैं यूजीसी कंटेंट। अगर आपके पास एग्जांपल है जैसे वीडियो, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर कम से ही होगा, लाइक 2-3-4 मोस्टली बार्टर से शुरू हो सकता है, फिर आपका पेड मिलेगा
और बहुत एस्थेटिक है। जैसे काफी सारे मुंबई के क्रिएटर्स हैं जिनके दे आर अ यूजीसी क्रिएटर बट दे हैव अ 50-60K फॉलोअर्स, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड एंड दे आर चार्जिंग अराउंड 30K फॉर यूजीसी वीडियोस। तो भाई उनकी क्वालिटी काफी टॉप नॉच हो चुकी है। तो वो यूजीसी के साथ साथ उन्हें वो अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी पब्लिक करते थे, क्योंकि उन्हें भी पब्लिक करना ही है चीजें, तो वो पब्लिक कर देते हैं। या फिर ना एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर आप यूजीसी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप पहले 3-4 अपने एग्जाम्पल वीडियो बना के रख लो अपने वर्टिकल शॉट में, प्रोडक्ट के, मेकअप के, जो भी बनाना हो। तो मे बी इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको ब्रांड को ऐसा फील नहीं होगा कि आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो। हाँ, पिचिंग फेज में आपको बहुत इजी रहेगा। तो आपके पास एग्जाम्पल है कि हाँ देखो ये क्वालिटी है, ये फॉर्मेट में शूट करूंगी, तो मे बी थोड़े से उसके प्राइस ज्यादा हो सकते हैं। फिर कमर्शियल्स डेमो आप बना लो तो, है ना, डेमो बना। हाँ, यूजीसी से ये फायदा तो होता ही होता है। बट चलो, तो यूजीसी तो एक बहुत अच्छा आज की डेट में वर्क है जिसे आप कर सकते हो चाहे जहां से भी स्टार्ट हो, क्योंकि देखो बार्टर से हर कोई शुरू करता है और टाइम लगता है हर चीजों को बनने में। मैंने एक्चुअली, मेरा क्वेश्चन ये था कि मंथ में आप कितना कमा सकते हो, मेजरली लोगों को ये जानना है। यदि आप अच्छा ठीक ठाक कंटेंट बना रहे हो, इजिली आप 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा सकते हैं। ये बहुत आगे की बात है गाइस, ध्यान रखना, ये बहुत आगे की बात है। यानी कि मैडम 5 लाख छाप रही है। नहीं यार, नहीं 5 लाख तो भगवान पता नहीं, मैं दुआ कर रही हूँ मैं कब कमाऊंगी 5 लाख एक महीने का। चलो जल्दी से कमेंट करो और दुआ करो इनके लिए कि जल्दी से 5 लाख कमाए और आप लोगों के लिए ढेर सारा गिव अवे लेके आए। हाँ। क्योंकि जैसे ही हम अच्छा कमाएंगे तो हम गिव अवे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और चलो ये तो बात रह गई कहते कंटेंट क्रिएशन में इनकम को लेके। बट तुम्हें क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में किस लाइन में सबसे ज्यादा पैसा है? ब्यूटी, स्किन केयर। हाँ, मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी लाइन में जितना पैसा है उतना किसी में भी नहीं है। फैशन में क्या होता है, फैशन में लोग मोस्टली करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, कपड़े पहन के दिखा दिया। बट जब आप फैशन में जाते हो तो मोस्टली फैशन में आपको पता है कि बार्टर देते हैं, कपड़े रख लो, वीडियोस दे दो। पर अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ब्यूटी में आना चाहिए। एंड फैशन में मेजर इनकम एफिलिएट के थ्रू होती है, राइट? मेजर इनकम यदि आप फैशन में कर रहे हो। बट आप ये भी देखो ना, एफिलिएट में कितने ही लोग हैं, किस किस का लिंक लेके लोग कितना ही खरीदेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? और वीडियो मिसयूज कितना होते हैं, मतलब अभी आपकी वीडियो कितनी मिसयूज हुई है, मेरी कितनी। मैं मान लो कुछ भी पहन के वीडियो बना रही हूँ कि आज मैंने ये ड्रेस लिया, कोई मुझे ब्लॉक करके वो मेरी वीडियो चुरा के कोई दूसरा भी डाल रहा है, वो एफिलिएट से कमा रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे उस वीडियो के, पर वो कमा रहा है। तो मुझे ये फैशन वाला सेंस बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे बहुत बुरा भी लगता है। जो भी थर्ड पार्टी ऐप है जो हमने बात करी थी, वो कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं इस पे। वो नहीं लेते। मैंने काफी बार उन लोगों को बोला भी इस चीज के बारे में, प्लीज टेक अ एक्शन, बिकॉज हमारी मेहनत खराब हो रही है इसमें। बट अभी ज्यादा खुल के इधर बात नहीं करूंगी, इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे इस बारे में बात करूंगी। बट काफी सारे लोग समझ भी रहे होंगे कि इस बारे में बात हो रही है, बट यस दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अबाउट इट। तो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि यार हमारी मेहनत है एंड कोई कुछ हो नहीं रहा इस पे। और सबसे दुख पता है क्या होता है, मेरी वीडियो पे 100K व्यूज हैं और जो जिसने कॉपी करके सेम डाले उसमें 600K, 700K, 1 मिलियन। मैंने देखा है ये सारी क्या है। मुझे सबसे बुरा तब लगता है, चलो अब फिर कोई कॉपी कर रहा है, मतलब पूरा कॉपी का ये तो हो गया कि डुप्लीकेट ही डाल दिया है ना। कि 100-200 व्यूज है सिर्फ। किसी में तुमने देखा होगा कि फेस स्वैप कर दिया है एआई से। किसी में फेस स्वैप करके एआई लगा के और उसको वीडियो को डाल रखा है। एक न जाने मुस्कान करके एक चैनल है, मुस्कान फाइंड्स करके, ऐसे कुछ तो है, पता नहीं। उसी ने चुराया मेरा वीडियो, बहुत बड़ा पेज बन गया है उसका, वो सारे चुराए हुए वीडियोस हैं उसके। उसी वही मुस्कान फाइंड्स ने ब्लॉक कर रखा है मेरे को, सबको ब्लॉक कर रखा है, जिसके उसने चुराए हैं ना, उसने सबके ब्लॉक कर रखे हैं। और वैसे न जाने कितने अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। एक मिंत्रा फाइंड्स भी है। अरे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, मतलब आई कैन नॉट काउंट, बहुत सारे अकाउंट है। और ये धंधा चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 2 साल से। हाँ, 2 साल से बहुत ज्यादा चल रहा है। और जब से मीशो एफिलिएट में आया है तब से इसने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है कंटेंट को कॉपी करने की, क्योंकि आपके एफिलिएट के थ्रू इनकम बहुत ज्यादा इधर डाइवर्ट हो रही है। तो इस वजह से एफिलिएट से कितना 50,000, 1 लाख भी कमाते हैं। हाँ, तो अगर उनको ये लगता है कि मैं दूसरे की कॉपी करके मुझे इतना मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। हाँ, लोग यही कर रहे हैं दूसरे की कॉपी करके। लेकिन एक चीज जान लो, जिस दिन कोई अच्छा सा रूल आ गया ना,
उस दिन सारे के सारे अकाउंट भी उड़ जाएंगे, तो तुमने जितनी मेहनत डाली है इतने समय तक, उस मेहनत का 0/0 सन्नाटा भी नहीं मिलेगा इससे तुम्हें। बेटर होगा कि आप अपने प्रोफाइल पे अपने मेहनत प्रोफाइल पे करो। काम करो, अपनी चीजों पे काम करो। काम करोगे, मेहनत करोगे तो काम करना सीखोगे, समय के साथ साथ तुम्हें काम करना आ जाएगा। लेकिन कल को जब तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा काम करना, तो तुम्हें तो ये लगेगा कि यार इनकी इनकम आ रही थी, अब जीरो हो गया। अब जीरो हो गया, अब तुम्हें काम भी नहीं आता और अब तुम उन चीजों को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे करना है चीजें। Exactly. तो बेस्ट है खुद पर काम करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीजें चलेंगी। लोगों को जिनका कॉपी करो उन्हीं के तरीके का वीडियो बना लो, खुद से शूट Exactly. कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। खुद से शूट करो और डालो, दैट्स इट। मेरे साथ केस हुआ था, एक यूट्यूबर थी, वो प्रॉपर अपने व्लॉग वगैरह सब कुछ बनाया करती थी। उसका क्या था, बस ऐसे खड़ी हो जाती थी, ऐसे ऐसे करती थी और उसका आगे दूसरे का वीडियो, इसी तरीके से, हाँ ऐसे करती थी, आगे दूसरे का वीडियो, इस तरीके से उसने ना जाने कितने वीडियो डाल रखे थे। फिर उसने, मैंने देखा मेरा ट्रैवल फाइंड्स डाल रखा है उसने, मैंने उसे स्ट्राइक मार दी, ठीक है। तो यूट्यूब पे डाल रखा था उसने। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई फेसलेस वाली क्रिएटर है, शी इज अ फेस वाली क्रिएटर जो व्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है, चीजें कर रही है, अच्छे वीडियोस भी बना रही है, बट स्टिल शी कॉपीड माय होल कंटेंट। बस स्टार्टिंग का चेंज कर दिया हाँ, बस। स्टार्टिंग में उसने ऐसे ऐसे दिखा दिया ट्रैवल Travel फाइंड्स, finds। हाँ, और बाकी उसने अपना लगा दिया, मेरा वीडियो पूरा लगा दिया। तो मैंने स्ट्राइक मारी। उसके बाद उसका मेल आता है मुझे, कहती है कि आई डोंट थिंक सो, आई कॉपीड, आई यूज्ड योर वीडियो, प्लीज स्ट्राइक वापस ले लीजिए, मेरा चैनल डाउन हो जाएगा। मैंने कहा इफ यू डोंट थिंक ना, देन जस्ट डिलीट दैट वीडियो। सीधी सी बात है, क्योंकि तुम अभी भी तुम डायरेक्टली मेरा वीडियो कॉपी करने के बाद तुम मुझे ये मेल कर रही हो कि आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कहाँ से हो गया? मुझे लगता है इंस्टाग्राम से बेटर बहुत ज्यादा यूट्यूब है। आप हाँ। स्ट्राइक मार सकते हो, आप हाँ। कुछ भी। इंस्टा पे आप कुछ नहीं कर सकते यार। इंस्टाग्राम पे सिस्टम इतना ज्यादा गंदा है कि आप रिपोर्ट करने चलोगे, वो उल्टा आपको बोल देगा मैं कुछ इसमें गलत नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। मैंने है, मेरा वीडियो है, मैं दिख रही हूँ वीडियो में, मेरे पे पहले से डला हुआ है, उस पे दूसरी बार डला है, वो दूसरे का पेज है, अभी भी तुम कुछ नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो फिर क्या ही और ब्लू टिक लेने का फिर क्या मतलब है? तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम लेने का फिर क्या मतलब है, बता दो। इसका क्या वैल्यू है जब तुम ये बोल रहे हो कि हम ब्लू टिक देने के बाद आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, चैट सपोर्ट दे रहे हैं, आप बात करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना, जब एक वीडियो किसी और ने इतनी बार देख चुका है, इतने लोगों ने देख चुका है, तो सेम वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पे क्यों चलेगा? एग्जैक्टली। जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी इतनी रीच ले चुका किसी और के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मेरे पे क्यों चलेगा इतना? तो ये सिंपल सी बात नहीं समझ में आती है। और अभी भी यूट्यूब का सॉरी इंस्टाग्राम का इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं है। छोटा सा एक एक्शन आया है कि यदि उसने आपको ब्लॉक नहीं करा है तो वो लिंक कर देगा कि ओरिजिनल बाई दिखा देगा, बस। हाँ। लेकिन चलेगा उसके पे भी, कमेंट तो उसके पे भी जा रहे हैं। लोग नहीं देखते ओरिजिनल बाय किसका है, कोई नहीं देखता, क्या फर्क पड़ता है? एफिलिएट इनकम तो लेके जा रहे हैं ना। दिख रहा है, वो लिंक लिख के भाग जाते हैं। हाँ, लिंक लिख के भाग जाते हैं लोग। ये भी नहीं चेक करते कि भाई बना किसका है, वीडियो किसका है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वो बैठा हुआ है, और जो बाकी कॉपीड क्रिएटर है दे आर वो कमा रहे हैं। वो कमा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग जस्ट नथिंग। वो बस दूसरे के वीडियोस उठा रहे हैं और डाल रहे हैं। हम लोग मतलब यहाँ से यहाँ आने में हमको इतने साल लग गए, हम वो लोग ऐसे पहुंच गए कॉपी कर करके। भाई कितनी मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएशन में। मतलब अभी देखो आज की डेट में यदि बात करी जाए ना, तो आज की डेट में स्टिल काफी आसान हो गया है, क्योंकि सिखाने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन जब हम लोग ने शुरू करा था उसमें सिखाने वाले लोग नहीं थे। आई स्टार्टेड 2019, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं था। इवन मैंने अपना पेज 2020 में बनाया था। हाँ, तो ऑलमोस्ट वही टाइम है 2019 2020, मतलब उस टाइम तक कोई नहीं था। हमें खुद ही करना पड़ता था। मुझे हाँ। लगता है 2-3 क्रिएटर थे जिनको मैं जानती थी, एक दैट बोहो गर्ल हाँ, और कृतिका खुराना। वो कृतिका खुराना तो भैया, हाँ, आकृति आकृति, राणा। हाँ, हाँ। ये दो को मैं बहुत। ये और यूट्यूब पे प्रेरणा छाबरा अच्छा कर रही थी उस टाइम पे। यूट्यूब पे मैं उसको फॉलो करती थी मोस्टली, क्वर्की में इसको। हाँ, क्वर्की मिस भी अच्छा कर रही थी, वो ब्यूटी में थी। और कहते हैं एक और है बहुत पुरानी क्रिएटर, क्या नाम है, देखो नाम नहीं याद आ रहा मुझे। कौन सी? ब्यूटी में मैं श्रेया जैन की बात कर रही थी। श्रेया जैन मतलब मुझसे मिली भी थी, और वो बहुत आई थिंक 13-14 साल हो चुके उसे बनाते हुए। हाँ। उसका वीडियो यदि देखोगी तो समझ में आएगा। मतलब इतने पुराने क्रिएटर्स को ही देखा गया है स्टार्टिंग में, इससे ज्यादा तो थे भी नहीं, बड़े कम क्रिएटर थे। बट यस, आज की डेट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बहुत सारे लोग सिखाने वाले भी हैं, बहुत कुछ। और एक तो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट ने ना काफी सारी चीजें ओपन कर दी हैं, जिसके लिए मतलब मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी चीज है। आज की डेट में अब चलना काफी इजी हो गया है कि आप किधर कैसे क्या मेहनत करो। ओके, चलो एक और बात कर लेते हैं कि यदि कोई कंटेंट क्रिएटर है तो क्या उसे सिर्फ इंस्टाग्राम करना चाहिए, या उसे यूट्यूब भी करना चाहिए और फेसबुक भी करना चाहिए, या सिर्फ एक तरफ फोकस करो, या तीनों जगह करना चाहिए? क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम है
तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ इंस्टा। शॉर्ट और लॉन्ग? लॉन्ग फॉर्मेट, अगर आप पैसे के लिए जा रहे हो तो लॉन्ग फॉर्मेट में जाओ, है ना, आपको तो पता होगा क्योंकि शॉर्ट से आपको इतना मिलेगा तो लॉन्ग फॉर्मेट से इतना मिलेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस है शॉर्ट और लॉन्ग में। तो अगर आपको ज्यादा ही फोकस करना है, आपके पास टाइम है, तो पहले फोकस यूट्यूब पे रखो। इंस्टा और यूट्यूब में फर्क बहुत ज्यादा है क्योंकि आप यूट्यूब छोड़ नहीं सकते बीच में। अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो वो आपका पूरा ही ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ। मेरे साथ यही हुआ था। यूट्यूब में आपने छोड़ा तो वापस से रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरा जितना तजुर्बा कहता है कि इंस्टाग्राम पे आप जल्दी इनकम शुरू हो जाती है, यूट्यूब में देर में इनकम शुरू होती है, पर हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। ये है हाँ, ना फर्क। नहीं, वैल्यू के हिसाब से यूट्यूब इज ऑलवेज ऑन टॉप। यूट्यूब इवन लॉन्ग फॉर्मेट इज ऑलवेज ऑन टॉप, हमेशा। exactly. लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे आप बार्टर में भी आपको कोलैबोरेशन इजीली मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए, आप जल्दी जल्दी चाह रहे हो, किस वजह से आ रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है कि अगर आपको सिर्फ फैसिनेट होकर आ रहे हो कि हमें तो प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्री में सामान चाहिए, तो इंस्टा पे फोकस करो। अगर आपको ये कि थोड़ी मेहनत करके पैसा ज्यादा कमाना है तो यूट्यूब पे फोकस करो। दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं बेसिकली। और अगर टाइम है तो दोनों पे फोकस कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बेसिकली देखो, सारे सोशल मीडिया ही है। आप कितना, आपके पास टाइम है और कितना डेडिकेशन है, यही सारी चीजें मतलब यही सारी चीजें मेन है जो सारी चीजें मैनेज करती हैं। तो आपको इसी हिसाब से डिसाइड करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। और लर्निंग की बात करी जाए, क्योंकि ब्यूटी में भी वीडियो बनाना, देखो जैसे मैं भी एक टाइम पे थी, मुझे भी मेकअप का एम नहीं आता था, तो तुमने कैसे सीखा इन चीजों को लाइफ के साथ? मेरे लिए मेकअप का मतलब सिर्फ काजल लगाना था एक टाइम पे। सबके साथ होता है, me too, same। और मेरे पास एक वो भी सही से नहीं आता था। लिपस्टिक थी, लिप बाम, वो कलर चेंजिंग वाला चलता था पहले, 30 रुपीज का वो। और काजल भी वो वाला कि डिबरी वाला आ रहा है वो लगा लिया, क्योंकि वो स्मच नहीं होता था। एंड आइकॉनिक का एक आता था वो स्टिक वाला, वो लगा लिया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर जब मैंने श्रुति अर्जुन आनंद ज्वाइन किया था, वहां पे मैंने धीरे धीरे जब चालू करा था, तो फिर बिल्कुल प्राइमर इतना सा लगाते हैं ना, मैंने इतना सा भर के ऐसे लगा रही हूँ। मैंने कहा यार, फिर जो मेरी फ्रेंड थी कह रही ऐसे नहीं लगाते हैं भाई, इसे पोर्स पे लगा रही। ओके, तो जो मेरी फ्रेंड यहाँ पे कलीग थी, मोस्टली मुझे उसने सिखाया, अनुष्का नाम है उसका। ओके। अनुष्का ने ऐसे टीच किया था थोड़ा बहुत। फिर सेल्फ करते ज्यादातर आप सेल्फ ही कर पाओगे। सेल्फ जब आप करोगे ना मेकअप डेली, तो आपका हाथ साफ हो जाता है। तो मैंने तो ऐसे सीखा था। यार देखो, सबकी जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। कोई भी, यदि आप ये सोच रहे हो ना कि भैया पहले से जब हम सीख लेंगे तब कोई चीज शुरू करेंगे, तो भैया नहीं हो सकता है ऐसा, वो पॉसिबल नहीं है। आपने शुरू करना पड़ेगा, सीखना तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बट ऐसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। मैं आपको बताती हूँ, मुझे विंग लाइनर लगाना तक नहीं आता था। अभी पिछले लास्ट ईयर से मैंने लाइनर लगाना चालू करा है। मेरे पास एक भी आई लाइनर नहीं था, मैं काजल से ही लगा लिया करती थी, क्योंकि मेरे से सीधा नहीं लगता था। मैंने फिर अभी जाके, जब ये नवरात्रि आया ना, नवरात्रि में आपको पता है वो लाइनर से लगाना पड़ता है, तब जाके मैंने लाइनर खरीदा है अपना। वो भी कौन सा, लैक्मे का, वो छोटा वाला 60 रुपए वाला। मैंने कहा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगी, पहले ट्राई करूंगी। फिर नवरात्रि वाली वीडियो से मैंने लाइनर लगाना चालू किया। वो ऐसे डॉट्स बनाते हैं ना सारे, वो सब करा। फिर अब मैंने कहा यार लाइनर अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अभी आया है। तो कभी भी सीख सकते हो यार, मैं अभी सीखा है मैंने लाइनर लगाना। एक और तुमसे चीज पूछना चाहूंगी, तुम्हारे वीडियोस में एक पर्सनलाइज एक्सेंट या पर्सनलाइज चीज रहती है जो आई डोंट नो हाउ ऑडियंस को बहुत कनेक्ट करती है। पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूं उस चीज को। जैसे तुम्हारा जो साड़ी वाला है, मोस्टली तुम फ्रंट हुक साड़ी पहनती हो, बट आज की डेट में कोई फ्रंट हुक साड़ी नहीं पहनता, बट तुम पहनती हो। और तुम वो शायद तुम्हारी मम्मा की साड़ी है, वो देख के पता चल जाता है कि तुम्हारी मम्मा की साड़ी है जो तुमने स्टाइल करी है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा किसी हद तक कनेक्ट कर देती हैं लोगों की, यार एक लड़की इतनी मॉडर्न है एंड नाउ शी इज वेयरिंग दिस थिंग्स लाइक दिस। तो इन चीजों को तुम किस नजरिए से देखते हो? क्या ये कंटेंट तुम्हारा इंटेंशनल है, या फिर बस तुम अपने मन से इस तरीके के कंटेंट को बनाती हो? मेरा कोई भी कंटेंट इंटेंशनल नहीं होता। मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ सब कुछ, जो मुझे लगता है कि मेरे से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब भी मेरा ना एक आर्टिकल लाइव हुआ था, उसमें भी मैंने एक चीज बोली थी कि अगर मैं आपको अपने बर्डिंग क्रिएटर को कुछ बताना चाहूंगी तो मैं बस ये बोलूंगी, बी योरसेल्फ। जैसे तुम हो ना वैसे ही प्रिटेंड करो, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे।
क्योंकि आपने देखा होगा जो, सॉरी गाइस मैं बोलना नहीं चाहती, कि आपने देखा होगा जो बहुत सारे आवाज बना के हाय गाइस दिस इज भारती सिंह, हाँ ये दिख रहा है यार, तुम फेक कर रहे हो। मैं नहीं बोल सकती ऐसे कि हाय गाइस दिस इज भारती सिंह, मैं नहीं बोल सकती ऐसे। नहीं बोलूंगी हाय गाइस तो चलो आज का वीडियो ये होने वाला है, मैं ऐसे ही बोलूंगी क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो जब तक आप क्या दिखाओगे, आप अगर फेक ला रहे हो तब कब तक फेक कर पाओगे? एक्चुअली आपका चीजें फिर समय के साथ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या फेक कब तक ही कर पाओगे? ये तो बताओ ना आप। 1 साल 2 साल 3 साल, पर अगर आप अपने जस्ट बी और ओन रहोगे तो आप हमेशा के लिए रहोगे। तो बस मैं ये सोच के बनाती हूँ अपना कंटेंट। और मेरी ऑडियंस जो है वो हमेशा मुझे एक चीज बोलती है, जो भी मैं आउटफिट सिखाती हूँ, कि दीदी आप ऐसे एक तो दीदी दीदी बोलने लग गए हैं, उनको मेरी उम्र पता चल गई है कि दीदी आप ऐसे आउटफिट सिखाती हो जो हम एक्चुअली में पहन सकते हैं, राइट, है ना? तो इसलिए भी वो मेरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हैं। दीदी आप ऐसा मेकअप बताती हो जो हम एक्चुअली कर सकते हैं। मैं ज्यादा हैवी नहीं करती ना, मैं ज्यादा कुछ वैसे कपड़े पहनती हूँ, मतलब सबकी अपनी चॉइस है। हाँ। मैं नहीं पहनती तो मैं वैसे ही दिखाती हूँ, तो इसलिए वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली यही चीज है कि आजकल एक्चुअली ऑडियंस भी डिवाइडेड है, जैसे कि क्रिएटर्स डिवाइडेड है हर तरीके के बोल्ड टू नॉर्मल कपड़ों को देखते हुए, उसी तरीके से ऑडियंस भी डिवाइडेड है। हर तरीके से वो अपने आप को स्टाइल करती है। कुछ लोग बोल्ड स्टाइल करते हैं तो वो बोल्ड को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मीडियम स्टाइल करते हैं वो मीडियम को फॉलो करते हैं, तो वो उन्हीं तरीके के लोगों के साथ रिलेट कर पाते हैं। जैसे मुझे साड़ी बहुत पसंद है और स्टार्टिंग से साड़ी की ऑडियंस मेरी इतनी ज्यादा है, और मेरा कंसर्न है साड़ी को लेके हमेशा कि मैं साड़ी को कितना मॉडर्न तरीके से स्टाइल कर पाऊँ कि वो साड़ी भी रहे और अच्छी भी लगे और उसमें मॉडर्न चीज भी ऐड हो। और वल्गैरिटी स्टाइल तो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कमेंट करा है उस पे कि मुझे सिखाओ ये वाला। वो ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो दिखा नहीं होगा या जो भी है, याद नहीं मुझे, बट मैं अब जाके देखूंगी कौन से वाले में तुमने कमेंट करा है। वो अच्छा लगा था मुझे। अभी तो मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा क्योंकि आपने और भी डाला हुआ है, पर मैंने उस पे, वो मुझे काफी पसंद आया था, मैंने उस पे कमेंट किया था मुझे भी सिखा दो ये वाला। सीख के जाना तुम। ओके, ये तो हो गई कंटेंट क्रिएशन के बाद, बट कंटेंट क्रिएशन में अभी तुमने ऐसा कुछ फेस करा है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गंदा कमेंट आया हो एंड तुम्हें बहुत गुस्सा आ रही हो, अब तुम समझ नहीं पा रही हो कि एक्शन क्या लिया जाए उस पे? मुझे याद करने दो। कमेंट तो आते ही रहते हैं गंदे गंदे, पर एक ना मैंने माई म्यूज, पता है आपको? हाँ, माई म्यूज का एक प्रोडक्ट मैंने करा था। ओके लाइक इंटीग्रेट किया था, तो उसमें मुझे बहुत गंदे कमेंट्स आए थे। अब वो प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली इंटीमेट एरिया से लेकर है, तो वो लड़कों के कमेंट्स में इतने गंदे थे ना, मैंने कहा मैं डिलीट कर रही हूँ वीडियो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। फिर मेरा बॉयफ्रेंड वाज लाइक नहीं यार पागल है क्या तू, लोग तो बोलेंगे ही। उसने मेरे को समझाया, फिर मैंने नहीं डिलीट करा। मैंने कहा अगर वो नहीं देता ना मेरे साथ, मैं डिलीट कर देती। मतलब मैंने पूरा मेहनत कर लिया, उस पर बना लिया, एडिट कर लिया, पोस्ट कर लिया। पोस्ट करने के बाद जो हेट मिला ना मेरे को कि पैसों के लिए इतना गिर गई, मैंने कहा पैसों के लिए नहीं गिरी मैं बस अवेयर करना चाहती थी कि ऐसी भी चीज है तो तुम ट्राई कर सकते हो इसको लेके। उसमें मेरे को बहुत गंदा कमेंट मिला था। तो इन सब चीजों से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। इवन मेंटल हेल्थ तो इससे भी इफेक्ट होती है कि कई बार क्या होता है कि जो मैंने सोच रखा है कंटेंट कि मैं ये बनाऊंगी, फिर मैं देख लेती हूँ सामने वाले बंदे ने सेम बना दिया, अब उनको लगेगा इसने कॉपी कर लिया है, तो मेरी तो इससे भी खराब हो जाती है मेंटल हेल्थ। आई डोंट नो पता नहीं क्या ये मार्केट में नया वो ट्रेंड सा बनने लग गया है कि जिसने पहले बना लिया वो सोचता है कि भाई इस चीज पे मेरा कॉपीराइट है। एग्जैक्टली भाई किसी भी चीज पे किसी को कॉपीराइट नहीं है। जो कपड़ा आप दिखा रहे हो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो कितने लोग दिखाएंगे? नथिंग इज चेंज। और उसमें यदि कोई ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट उठा रहा है, आपका डायलॉग उठा रहा है, आपका तरीका उठा रहा है, आपका पूरा कॉपी करके वो बता रहा है, स्टिल यदि बना भी रहा है तो शूट तो वही कर रहा है। मतलब देखो, ये एक्चुअली ये मैंने इसलिए बोला, बेसिकली उन क्रिएटर्स के लिए बोला जो स्क्रैच आउटफिट बनाते हैं। मोस्टली जो स्क्रैच आउटफिट बना रहे हैं, उनको भी हेट कमेंट्स आते हैं काफी, क्योंकि मैंने चेक करा है, बोले नैन्सी त्यागी की कॉपी कर रहे हैं, है ना? लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई व्हाटएवर इट इज, दे आर स्टिचिंग ना, वो तो तुम नहीं कर सकते। बिना हुनर के तो वो स्टिचिंग नहीं हो सकती, बिना किसी टैलेंट के वो काम तो नहीं हो सकता। भले वो देख के वैसा बना रहे हो या भले वो वैसा ही शूट कर रहे हो, भले वो कैसा भी हो, बट उसमें जो हुनर और जो एफर्ट लग रहा है उस चीज को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उस चीज को कॉपी का भी नाम नहीं दिया जा सकता, उसको इंस्पिरेशन का नाम दे सकते हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ एग्जैक्टली भाई, अकल नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे ये सब। और इवन
एक बार उन चीजों को जरूर कह सकते हैं कि मतलब यदि किसी ने कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया और इंस्टेंटली उसी कॉन्सेप्ट पे किसी ने वीडियो बना दिया तो ठीक है, लेकिन यू डोंट हैव राइट्स टू टेल समवन कि भाई तुमने मेरा वीडियो कॉपी करा है। क्योंकि आजकल जो क्रिएटर्स फर्स्ट बनाया हुआ होता है वो जाके दूसरे के डीएम में जाके सीधा ये चीज बोलता है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है कि वन ऑफ द फेमस क्रिएटर जिसने कुछ बनाया होगा अपना, एंड उसके बाद किसी और क्रिएटर ने कोई और सीरीज शुरू करी जो कि उससे कोई रिलेटेबल ही नहीं थी, और उसने जो सीरीज शुरू करी थी वो किसी और से इंस्पिरेशन लेके शुरू करी थी, जिससे करी थी उसको उसने अपना बता भी दिया था कि भैया मैं आपके इंस्पिरेशन से ये वीडियो शुरू कर रही हूँ, होप यू लाइक्ड इट करके। तो बातचीत हो गई। बट इसने जो इधर तीसरी बंदी है उसने उसको डीएम करा, मैसेज करा, बोला कि आई थिंक सो दिस सीरीज इज रिलेटेड टू मी, यू शुड गिव मी आईबी। तो उसने उसको क्लियर कर दिया ऑलरेडी कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि भाई ये तुम्हारे उससे नहीं है, जिससे है मैं ऑलरेडी उसे मैसेज कर चुकी हूँ। बट स्टिल उसने अपने ग्रुप में बैठ के अपने मतलब ग्रुप में मतलब ब्रॉडकास्ट पे पेज पे उसने प्रॉपर वॉइस नोट वगैरह डाल के बोला कि मतलब वन ऑफ द क्रिएटर डिड दिस एंड ये लोग सोचते नहीं है, उल्टा सीधा बोला हुआ था। मतलब मैंने सुना था वो वॉइस नोट, मुझे काफी बुरा लगा कि आप अपने फेलो क्रिएटर के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो। एक तरफ आपकी जब बातें उससे क्लियर हो चुकी हैं, देन आप ब्रॉडकास्ट पे आके इस तरीके से अपनी ऑडियंस को बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये क्या जरूरत है। और वैसे भी यदि तुमने कोई चीज शुरू करी है या तुमने कोई चीज बनाई है तो तुम खुद भी न जाने कितने लोगों की कॉपी करके बना रही हो। यदि तुम अपना पेज देखो तो तुम्हारा शुरू से लेकर अंत तक पूरा कॉपी से ही भरा है पूरा कॉपी से भरा है। बस ये अंतर ये है कि बाहर के क्रिएटर से कॉपी भरा है। तो ये राइट्स नहीं है आपके पास कि आप किसी और को कुछ कहो, क्योंकि सब कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा है। तो आप किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि भैया आपने उसका कॉपी करा है, उसने आपका कॉपी करा है और आप मेरे को आईबी दो। जबरदस्ती आईबी थोड़ी ना मांगोगे यार, भाई जिसको क्यों चाहिए। और आईबी मिलके क्या तुमने झंडे गाड़ लेने हैं भाई, कोई नहीं देखता आईबी नीचे जाके टुन्ने में कोई आईबी डाल दे तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। कोई देखता भी नहीं है उसको एग्जैक्टली नहीं देखता है। लेकिन किसी लोगों को तो समझ भी नहीं आता आईबी है क्या। गाइस आईबी इज इंस्पायर्ड बाय, हाँ मतलब लोगों को इतना डिस्परेट हो चुके हैं आईबी के लिए, इधर परेशान हो जाते हैं। भाई लोग दे चाहे ना दे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट कि भाई मतलब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम जाके मांगो। फेलो क्रिएटर की बात करो, मेरे साथ ये पर्सनली हुआ था। एक मेरी ना सीरीज चल रही है एक बॉलीवुड रिक्रिएशन की, मैं उसमें सारे देखा मैंने, है ना रिक्रिएट करती हूँ। मैंने अब तक आई गेस मैंने 16-18 वीडियोस हैं उस सीरीज का, तो वही मैं कंटिन्यू करी थी। मैंने अनुष्का शर्मा का लुक रिक्रिएट किया था, ऐ दिल है मुश्किल का। तो मोस्टली मैं वीडियोस रात में डालती हूँ अपनी, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, मैंने सुबह वीडियो डाल दिया। तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, कह रही यार तूने ये रिक्रिएट करा था और अभी वीडियो डाल दिया। मैंने भी सेम किया, मैंने आउटफिट का किया, मैं डालने जा रही थी। मैंने कहा हमारी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में, कोई बात नहीं हुई थी हमारी इस बारे में कि वो भी सेम वीडियो बना रही है, मैं भी सेम बना। पर मुझे बुरा लगा कि तुम मुझे फोन करके बोल क्यों रही है, है ना, कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। और ना मेरी देर से कोई बात हुई है कि मैं ये बनाने जा रही हूँ, मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया था। मैंने कहा यार ये था क्या, मतलब तुम मुझे गिल्टी फील कराने के लिए बता रहे हो कि मैंने भी सेम बनाया है, तो अब तुमने पहले पोस्ट करी है, तू तो यूजुअली रात में पोस्ट करती है। अरे तो क्या हो गया, मेरा पेज है, मैं अपने हिसाब से कभी भी डालूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आप ये तो सोचो कि मैं यूजुअली रात में ही करती, मैंने दिन में क्यों ही करा, मुझे भी नहीं पता। यार वो देखो वो सब सारी चीजें तो देखो एक साइड की चीजें है। सीधी सी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म है, आप कभी भी करो, एग्जैक्टली ठीक है। उस पे दूसरे का तो राइट्स नहीं है ना। आपको आपने कर दिया, आपको अपना करना है, आप भी अपना करो। आपकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब सबकी ऑडियंस एक दूसरे को प्यार करती है, तो फिर अपने हिसाब से वो चीज चलेंगे ना। तुम्हें इतना कंसर्न होने की क्या जरूरत है। तुझे पता है तूने अच्छा बनाया तो तू उस पे कॉन्फिडेंट रहना। मुझे ये लगता है कि लोगों को ना इस चीज के लिए थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए और थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए इन चीजों को, कि तुमने अच्छा करा, तुमने चीजें अच्छी बनाई, बट सामने वाला भी अच्छा कर रहा है तो उसकी 2-4 तारीफ भी कर दो, ताकि सामने वाला बंदा कल को तुम्हारी भी तारीफ करेगा। इस चीज के लिए इतना कंसर्न होने की क्या जरूरत है कि अरे मैंने बनाया उसने बना लिया, ये फीलिंग क्यों लेके आनी है। ये तो होनी नहीं चाहिए ना। ये तो आ चुका है सबके अंदर, तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। और ये जो न्यू क्रिएटर है ना, इनके अंदर ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। पुराने वाले में मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। पुराने वाले एक्चुअली बहुत रगड़ के आए हैं ना। हाँ, उन्होंने बहुत घिसाई करी है। हाँ। तुम किसी भी यूट्यूबर से मिल लो, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं ना, बहुत हम्बल मिलेंगे। 90% मैं बता रही हूँ, सारे बहुत हम्बल मिलेंगे। तुम्हें बहुत इतने प्यार से बात करेंगे, तुम उनके साथ कोलैबोरेशन वीडियोस बना लो, उनसे बात कर लो, उनके साथ स्टोरी लगा लो, दे विल डू एवरीथिंग बिकॉज दे नो द स्ट्रगल। लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत ही इजीली सक्सेस मिली है और लोगों को, और स्पेशली यंग जनरेशन को सक्सेस बहुत जल्दी मिली है बिकॉज ऑफ बोल्डनेस और बहुत सारी चीजें, इन चीजों के प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से बहुत जल्दी से सक्सेस मिली है ना, इस वजह से दे आर लाइक
एटीट्यूड में बहुत रहते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट इवन, वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट भी नहीं करना जानते, बिल्कुल नहीं जानते। वो सामने से ऐसे निकलेंगे कि जैसे आपको जानते नहीं है, जो कि कभी उन्हें हेल्प चाहिए होती तो तुरंत मैसेज करते हैं कि भाई अब भाई तुमको चाहिए हेल्प, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हेल्प किस मुंह से मांग रहे हो। ये सारी चीजें ना, तो लोग आजकल बहुत मतलबी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। और एक चीज मैं ब्यूटी को लेके और बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगी, इस चीज पे तुम्हारा पॉइंट लेना चाहूंगी कि देखो ब्यूटी और स्किन केयर को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। एक तो यंग जनरेशन भी बना रही है, जो यंग जनरेशन के लिए ये ऑफ कोर्स वो सही है, लेकिन आपको किस चीज को सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि देखो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आपकी यदि स्किन है, ठीक है, आप इस एज में बिलोंग कर रहे हो, आप 30s में बिलोंग कर रहे हो, आप 30s वाले की स्किन बहुत अच्छी है, सो दैट्स अ बिग पॉइंट, क्योंकि 30s में भी उसने अपनी स्किन को इतना अच्छा से मेंटेन किया है। और यही चीज आप 20s वाले की देख रहे हो कि 20s की स्किन अच्छी है, तो 20s की इननेचुरली 20s की स्किन अच्छी होगी। 20s में सबकी स्किन अच्छी होती है, पर आप ये डिफरेंस देखो ना कि भाई जो 20 से 30 तक में, 30 तक में आने, मेरी स्किन भी खराब हो गई है अब तो ऑलमोस्ट, हो जाती है थोड़ी बहुत, पर अगर मैं उसको कैसे मेंटेन कर रही हूँ, तो अब इस चीज पे ज्यादातर ना लोगों का एक्सपीरियंस फॉलो करके लोगों को फॉलो करो। एग्जैक्टली, तो मेरा कंसर्न ही यही था कि जब स्किन केयर के लिए यदि आप फॉलो कर रहे हो, आप किस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, उस हिसाब से अपना क्रिएटर, अपना इन्फ्लुएंसर चुनो और उस हिसाब से उसकी चीजों को फॉलो करो। या तो किसी डरमैट को फॉलो कर सकते हो यदि तुम्हें इन्फ्लुएंसर समझ में नहीं आ रहा है स्किन केयर वगैरह को लेके कि किसको फॉलो किया जाए, किससे बात करी जाए। एक वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन कंसर्न क्या है, मेरा क्या है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी वो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या जो मेरा कंसर्न है। तो स्किन केयर तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो बहुत सोच के फॉलो करना चाहिए लोगों को। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है ना कि आप किसी 20s की स्किन देख के बड़े अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार उसकी स्किन इतनी अच्छी है, उसकी नेचुरली स्किन उस एज में बहुत अच्छी है। तो आपको समझना ये चाहिए कि 30s या 40s वाला अपनी स्किन को अच्छा कैसे मेंटेन कर रहा है। आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और सजेशंस वहां से लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर बताएगा। आप यदि 20s में हो तो ठीक है, आप 20s का फॉलो करो, क्योंकि आपकी स्किन दोनों लोग की सेम जनरेशन में है, ठीक है। लेकिन यदि आप 30s में हो और आप 20s वाले का देख के फॉलो कर रहे हो तो आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो चीजें यूज ही नहीं करी, उसने वो फेस कंसर्न्स फेस ही नहीं करे, उसकी ऑलरेडी दिखना, ब्रेकआउट, ये सारी चीजें भी उसकी ऑलरेडी स्किन अच्छी है, उसकी ऑलरेडी स्किन टाइट है, स्किन सारी चीजें बढ़िया, तो अभी उसकी स्किन पे कुछ है ही नहीं, तो वो आपको ज्ञान कैसे देगा। ज्ञान तो वो देगा ना जो उन चीजों से गो थ्रू करके आगे बढ़ा है और उसने अपनी स्किन को अच्छा करा है, तो वो ही आपको ये सारी चीजें ज्ञान दे सकता है और वो ही आपको चीजें बता सकता है। तो बेसिकली मेरा कंसर्न सिर्फ यही था कि स्किन केयर वगैरह से लेकर, कपड़ों की बात छोड़ो, कपड़े तो कोई भी अच्छे बता सकता है, लेकिन रही बात स्किन केयर की, मेकअप भी एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। मेकअप आपको किसका अच्छा लग रहा है आप उस हिसाब से यूज करो, बट स्किन केयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके लिए आपको बहुत चुन के अपना क्रिएटर चुनना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन आज हमने बहुत बड़ी बात बोली है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से एक अच्छे लाइफ पार्टनर में तुम क्या ढूंढती हो? मतलब अपने बॉयफ्रेंड की क्वालिटी भी बता सकती हो, क्या ऐसा अच्छा लगा जिसकी वजह से नाउ यू आर इन रिलेशनशिप? मुझे लगता है कि सामने वाले का ना सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो एटलीस्ट उस पर फोकस, चाहे तुम उस पर कुछ एक्शन नहीं भी ले रहे, ये तो बात की बात है, बट एक सामने वाला इंसान आपको सुनता है ना पूरी तरीके से, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे इसको कुछ तो बताना है, ये मेरी सुनेगा, ये मेरी मानेगा। तो सबसे बड़ा मेरे लिए यही था कि एटलीस्ट वो मेरी सुनता तो है, कि मैं कुछ भी बोलने मुझे पता है कि मुझे कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो मैं सीधा उसके पास चली जाऊंगी। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये मुझे लगता है सबके अंदर होना चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। आप मान लो सपोज दैट हम दोनों हैं, है ना, तो अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आपका मन नहीं हो तब भी। आप ऐसे नहीं कर सकते अभी ये बाद में करियो, मे बी मुझे हर्ट हो जाए, फिर मैं आगे से आपको कुछ बताऊं ही नहीं, राइट है ना। और क्या क्या क्वालिटी देखते हो आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर में? एक तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो आप सोचो भी मत कि वो आपको प्यार करता है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि यार मेरे से प्यार बहुत करता है पर कभी कभी बेइज्जती कर देता है या मार देता है या ये वो फलाना ठिकना जो भी चीजें होती हैं, तो नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे रिस्पेक्ट है वहां पे ये सब होता ही नहीं है। तो जहाँ रिस्पेक्ट है वहीं पे प्यार होगा ज्यादा अच्छा। मतलब आजकल के जितने मल्टीपल टाइप के शिप्स चल रहे हैं, मतलब सिचुएशन शिप्स और मतलब ना जाने कितनी सारी शिप्स, तो मुझे पता भी नहीं है, सॉरी किसी को जरा क्रेजी साउंड करेगा, बट आई रियली डोंट नो किस तरीके के रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, हुकअप कल्चर, इन चीजों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मतलब तो बहुत ही अजीब ये सिचुएशनशिप, तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, फिर मुझे बाद में पता चला, इवन मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया
क्योंकि वो मेरे से 3 साल छोटा है। ओह, तो वो जेनजी में आ जाता है और मैं उससे बड़ी हूँ 3 साल, तो मैं मिलेनियन में आ गई हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि ये होता है सिचुएशन। मैंने कहा ये क्या बेहुदा हरकतें हैं यार कि मतलब तुम रिलेशनशिप में भी नहीं हो पर वो सारी हरकतें तुम्हारी रिलेशनशिप वाली है, पर साथ साथ तुम किसी और को भी चेक आउट कर सकते हो। तो ये सिचुएशन ये नहीं, स्टैंड बाय पे रखना एंड बहुत सारी चीजें हैं, टर्म्स है ना। पता नहीं, बेंचिंग, ये बेंचिंग नया पता चला था मुझे भी बाद में पता चला कि रील पे बेंचिंग सुना क्या था चीज है। मैंने बेंचिंग तो मुझे एक ही पता है, बेंच। फिर रील पे मैंने सुना अच्छा बेंचिंग का मतलब ये भी है। एंड ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप सुना है। ओपन मैरिज भी होता है। अरे ये तो अब शादीशुदा हो हाँ, बट स्टिल यू कैन लिव विद एनीवन एंड यू कैन ये ओपन go with रिलेशनशिप anyone, जो होगा like, वैसे ही शादी के बाद वाला भी सेम सीन हाँ होगा। हाँ हाँ। बहुत अजीब है यार ये सारी चीजें ना। मुझे तो मैं रील के थ्रू ही पता चल जाती है, वरना मुझे तो असल जिंदगी में पता ही ना चले, क्योंकि मेरे दोस्त हैं नहीं जेनजी इतने जो बताएं ये सारे। तो हुकअप कल्चर को लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम्हें Hookup कितना पता है हुकअप कल्चर के बारे में? थोड़ा बहुत तो पता चल गया है, 1-2 पार्टीज में गई हूँ तो पता चल गया है क्या होता है। बहुत अजीब चीज है ये, मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती, ना मैं चाहती कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी ये चीजें करे। तो क्या खुल के बताना चाहिए? काफी सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि शायद हमें देखने वाले भी मिलेनियंस ही हैं जिन्हें नहीं पता। और क्लियरली बताऊं 100% तो बड़ा खुल के मुझे भी नहीं मालूम है, बस मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है। मैं बताती हूँ, मुझे लास्ट ईयर ही पता चला है हुकअप और मेकआउट दोनों। मुझे लगता था कि हुकअप और मेकआउट सेम चीज है, कि आप किसी से मिले, आपने कर लिया कुछ किस विस हग वग कर लिया तो ये होता होगा हुकअप, पर नहीं, ये होता है मेकआउट। और हुकअप होता है इसका भी डबल वर्जन। मतलब यू कैन गो एंड यू कैन सेक्स विद देम एंड ये सारी चीजें आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार मिले हो हाँ और आपने वन नाइट स्टैंड जो हमने मूवी देखी थी, आई थिंक वही चीज सेम चीज हो चुकी है। मेकआउट ही होगा कि आप पार्टी वार्टी में मिले, आप ड्रंक हो गए, आपने किसेस कर लिया, मे बी आप फ्रेंड के साथ ही हो, फ्रेंड के साथ ही आप अच्छा लग गया तो आपने किसेस कर ली, दिस इज कॉल्ड मेकआउट। हुकअप होता है कि आप हमारे टाइम पे तो एक ही रिलेशनशिप हुआ करता था, या तो वो बॉयफ्रेंड है या तो वो फ्रेंड है, बस ये 2 चीज होती थी। दो के अलावा तीसरा नहीं आ गया था। है कि अगर आप मेरे दोस्त हो और आप मुझे पसंद करते हो तो हम सिचुएशनशिप में आ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैं किसी और को भी देख सकती हूँ, उसमें रिलेशनशिप में आ जाऊँ मैं उसके साथ। क्यों ये सब देख के लगता नहीं है कि रिलेशनशिप या दो लोगों के बीच में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ ये सोच के कि मैं मिलेनियल हूँ भाई। एग्जैक्टली है ना? सच में मुझे तो ये इतने सारे रिलेशनशिप से समझ नहीं आते कि ये होता क्या है। सोच रही हूँ ना जेंजी होती तो मैं करती क्या यार, ये तो नहीं हो पाता। मतलब हुकअप तो लाइक लिटरली मैं फिर भी 50% एग्री कर जाऊंगी इस पे मेकआउट की, ठीक है तुम वो तो कर लिया तुमने, कोई बात करने के बाद इंसान मतलब हुकअप तो बहुत ही गंदा है। लाइक तुम किसी से फर्स्ट टाइम में कैसे यू कैन स्लीप विद एनीवन और कुछ, ये तो बहुत ही गंदा है। नहीं ये पता है हमारे मिलेनियन में भी था, बट बहुत कम परसेंटेज में था, बिकॉज आई सॉ टू माई लाइक, मतलब मैं एक अपनी वो सीक्रेटली हो जाता होगा ना। हाँ, सीक्रेटली होता था, तो वो पता चला था मुझे। तो मतलब ये था कि ये सब स्टार्ट तो हुआ था बट बहुत कम था। अभी तो ये अब वो इट्स लाइक दे कैन ओपनली से लाइक हाँ मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी कल गया 20 तारीख को, अभी 2-4 दिन पहले ही मैं प्रीवी गई थी क्लब में, मेरी फ्रेंड की पार्टी थी सेजल की, मैंने स्टोरी भी लगा रखी है मैंने। उसी की पार्टी में हम प्रीवी गए थे। वहां पे हमने क्या देखा, एक लड़का लड़की खुलेआम स्मूच कर रहे हैं और हम सब देख के मैंने कहा क्या कर रहे हैं, हम सब शॉक्ड हो गए थे। मैंने कहा यहाँ पे हजारों लोग हैं, उनको कुछ शर्म नहीं आई, कुछ डर नहीं लगा। नहीं होता ये एक्चुअली, मैंने कितना देखा है। तुम कश्मीरी गेट पे चले जाओ, तुम्हें वहां पे तुम्हें मतलब मेट्रो स्टेशन के पास वहां तुम्हें बहुत मिल जाएगा ऐसा देखने को, तुम्हें हर जगह मिल जाएगा देखने को। मेट्रो स्टेशन भी कोई जगह है ये? तुम सीपी का जो पार्क है वहां तुम चले जाओ, वहां तो बहुत मिल जाएगा। मैं पार्क में फिर भी सोच लेती हूँ पार्क, ये तुम बैंड्रा, तुम छोड़ो, तुम बैंड्रा चली जाओ, मुंबई के बैंड्रा, और वो कहते हैं उस साइड जहाँ वो बैंड्रा चली जाओ, या फिर क्या कहते हैं बीच साइड चले जाओ, तुम्हें ऐसे दुपट्टा ढके हुए किस करते हुए लोग मिल जाएंगे।
नहीं यार, अरे ठीक है यार, देखो जैसा हम भले ही मजाक उड़ा रहे हैं बट ये चीजें हमें समझ नहीं आती हैं। देखो हमारे लिए क्या है, रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि हम मजाक बना रहे हैं तो इस चीज को सिर्फ मजाक के नजरिए से देखो, बट लेकिन हमारा ओपिनियन है कहने का सीधा कि हमारे लिए एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सेंसिटिव तरीके से, सेंसिटिव क्या इमोशनली तरीके से कनेक्टेड है, इट मीन्स दे आर इन्वेस्टेड सम टाइम विद ईच अदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इधर हो तो तुम उधर भी देख सकते हो, तुम उधर भी देख, नो भाई, दो मतलब दो। वी आर तीसरा वन एंड आना ही ओनली नहीं वाले, चाहिए। वन एंड ओनली वाले पर्सन है कि जिसके साथ वन एंड ओनली। वैसे तो ये होता है कि भाई आप एक के साथ हो तो उसी के साथ ही हो, लेकिन देखो ऐसा नहीं, आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, आपका पार्टनर सही नहीं निकलता है तो आप चेंज करते हो पार्टनर, आगे कोई और आता है आपकी लाइफ में। बट ये है कि आप जिसके साथ नहीं, हो मतलब वही मैं है। समझ गई आपकी बात कि हाँ। ऐसा भी नहीं कि वन एंड ओनली आप एक के साथ हो तो भाई वो आपको मार धाड़ रहा है तो दे रहा है, तो वो आप one टिके and- पड़े हो, ऐसा 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 नहीं। मेरे साथ था, पता है आपको। मैं एक लड़के के साथ 7 साल रिलेशनशिप में रही थी। अब वो इतना ज्यादा मेरे मेंटल हेल्थ के लिए वैसा था ना, मैं कैसे निकली उससे मैं बता भी नहीं सकती आपको। बहुत ही मुश्किल था वो तो मेरे लिए। तब उसी के बाद मैंने आपको बताया था मेरे घर पे कुछ दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो ये रिलेशनशिप में निकली और घर वाले मेरे को बोल रहे थे शादी करने के लिए। तो मैंने कहा Okay. अब आप देख लो, जिससे करानी है मैं कर लूंगी। तो पापा ने अरेंज मैरिज का लड़का देख लिया था, तो उससे शादी फिक्स हो गई। पर एंगेजमेंट से 5 दिन पहले मेरी शादी टूट गई। हाँ, कैसे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सब कुछ नहीं बता सकती मैं। चलो, इट्स अ सीक्रेट गाइस। हाँ, तो फिर इसलिए मेरे पापा ने मेरी जॉब छुड़वा दी थी वो Okay, नायसा वाली। okay, बट आई okay. एम लकी, क्योंकि वहां पे मुझे लगता था कि जब आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है ना, आपको हर महीने पता आपको इतने 1000 रुपए मिल रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में भी वो काम भी करो, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं अनायसा छोड़ पाऊंगी। तो एक ऐसा फेज आया कि मुझे छोड़ना पड़ा था वो यूट्यूब चैनल श्रुति अर्जुन वाला, आनंद वाला, कि पापा ने कहा छोड़ दे। तो तभी मैं 5-6 महीने घर पे बैठी रही थी। वो शादी टूटी थी मेरी इसीलिए। ओके। तो भाई वो फेज तो मेरे लिए बहुत ही, कठिन। मैं बता नहीं सकती। बट अभी तुम्हें देख के कोई ये चीज नहीं कह सकता कि यू फेस्ड इतना सारा सब कुछ अपनी लाइफ में, लेकिन क्या तुम ये नहीं, दिस पर्सन जिसके हाँ। साथ मैं भी हूँ, मैं यही बोलने वाली Yes. थी कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में खुशियां भर सकता है और आपकी लाइफ से खुशियां निकाल के बाहर भी कर सकता है। तो दोनों चीजें हैं, तो पार्टनर अपना चुनना बहुत अच्छे से चुनना जरूरी है। और शायद इसीलिए हम मिलेनियंस हैं, क्योंकि हम इसी हिसाब, हम यही चीज सोचते हैं। क्योंकि देखो ये चीजें शादी के बाद भी होती है। मैंने एक चीज देखी भी थी कि शादी के बाद, शादी कर चुके हैं लोग, हो चुकी है शादी, अब इसके बाद भी वो किसी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उसके साथ मिल भी ले रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, कॉफी पे भी चले जा रहे हैं, मिलने भी चले जा रहे हैं। तो देखो शादी के बाद यू शुड मेंटेन सम लिमिट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की नहीं हो तो किसी स्मार्ट बॉडी पे अट्रैक्ट नहीं होगे, ऐसा नहीं है। आई एम अ मैरिड वुमेन, बट हो सकता है 1 सेकंड के लिए किसी अच्छी बॉडी वाले इंसान को देख के मेरे को 1 सेकंड का क्रश हो और मेरे को, हाँ हो सकता है, मतलब ह्यूमन है। एक मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। बट यदि आप मैरिड हो और एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि आपको ये पता, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अरे कॉफी पे ही तो गए थे, कौन सी बड़ी बात होगी। भाई यू ब्रोक, आपने जो लाइन थी, जो बाउंड्री थी, वो तोड़ दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो उस चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि भाई बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैरिड वुमेन, हमारे पास इस तरीके के चैलेंजेस नहीं आते लाइफ में। समटाइम्स कोई हमें लाइन मार रहा होता है, समटाइम्स हम किसी पे क्रश दे बैठे हैं। अरे मैं आपको बताती हूँ, जो अभी बत्रा है, उसका सरनेम तो बत्रा ही बोल देते हैं, तो बत्रा से मैंने 1 साल से फोन पे बात करी है, आप मानोगी? मैंने बोला मेरे को मिलना ही नहीं है, क्योंकि मैं थी ही नहीं उस स्टेज में। ये इसको मैं पहले से जानती थी, पर मैं इससे बात नहीं करती थी, पर इसी ने इनिशिएट किया। तो फिर हम बात करने लग गए थे थोड़ी बहुत। तो मैं एज अ फ्रेंड ही बात कर रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिमाग तो मेरा खराब था ही। तो मैं सिर्फ इससे 1 साल से बात करी है। और मैं इससे बात करी थी तो मैं शायद और किसी से बात कर भी नहीं रही थी उस टाइम पे। एंड वो बंदा भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तो वो तुम्हारे अंदर खुद में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप किसी से टॉकिंग फेज में भी हो तो आपको नहीं जाना है किसी और के पास, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान लो मेरी मानसी से बात होती है, आप 4 लोगों से और बात कर रहे हो, आप ऑप्शन लेके चल रहे हो। ऑप्शन लेके तो चलना ही नहीं है कि अरे ठीक है अभी तो ये टॉकिंग फेज में ही ना 2-4 और देख लेता हूँ। ये नहीं होता, हमारे में तो नहीं होता, बाकी बता Exactly, हमारे में बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि यदि हमारा टॉक्सिक रिलेशन भी चल रहा है ना, तब भी हम उस टाइम पीरियड पे ऑप्शन नहीं खोजते। एग्जैक्टली हम जब हम उससे अलग हो जाएंगे तब उसके बाद हम खोजेंगे, हम उस टाइम पे तो नहीं खोजेंगे। क्योंकि हम भी कमिटमेंट्स बोल लो उसको, या हमारे लिए तो देखो एक ही चीज होती है, सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है, वो एक ही है, उसमें अलग अलग तरीके के शिप्स नहीं आते। हमारे लिए तो एक ही चीज है, सीधी सी बात है।
तो ये सारी चीजें हैं। ओके चलो, इन्हीं सारी चीजों में एक मजेदार बात पूछती हूँ तुमसे। तुम्हें एक बड़ी बढ़िया सी सिचुएशन में डालती हूँ। अरे यार ठीक है। बताओ। अगर तुम्हारी सास सीक्रेटली तुम्हारे कंटेंट पर हेट कमेंट लिख रही हो और एक दिन पकड़ी जाए तो तुम क्या करोगी? मैं उनके बेटे को सुनाऊंगी। बेचारा बेचारा बेटा ही पिसता है। हाँ, वो क्या ही करेगा बेचारा, माँ की भी सुने बीवी की भी सुने। ये तो है, लेकिन एक बेटे की ही एक्सपर्टीज होती है जो दोनों तरफ मेंटेन करता है। ये बेटे में यदि एक्सपर्टीज नहीं है तो उसी घर में कलेश होता है। Exactly. यदि उसे माँ को मेंटेन नहीं करने आता कि बीवी तक कितनी चीजें मेंटेन कर, और ये पता है ये वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने घर के मैटर को वो अपने मायके तक ना पहुंचाए, ना ही लड़का अपना मैटर अपनी मम्मी तक पहुंचाए। तो यदि खुद के मैटर जो है ना वो खुद में सॉल्व करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो ही लोगे में तो डिवोर्स होंगे क्या? बताओ आप। ये होनी एक्चुअली बहुत जरूरी है। यदि आपके घर का मैटर है ना, प्लीज परिवार को इन्वॉल्व मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व विद योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करो चीजें। परिवार को जब तक कोई चीज एक्सट्रीम ना हो चुकी हो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, तब तक परिवार को इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि आपके हिसाब से आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और आपने लड़ाई झगड़ा कोई भी आपकी कन्वर्सेशन हुई बिगड़ी और आप कल को शॉर्ट करके क्लियर हो जाओगे, बट आपके मम्मी पापा के दिमाग में ना वो चीज बन जाएगी। Exactly. कि भाई ये चीज हुई थी, तो वो उस हिसाब से उस समय जज करेंगे हर चीज इवन को। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे कई बार क्या होता है कि आप इतना ज्यादा प्यार में होते हो किसी से कि अपने बारे में हर चीज बता देते हो किसी को, है ना, कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे इसने ये कर दिया, मेरे मामा ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने ये कर दिया। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं जान रहा आपकी फैमिली कैसी है या किस सिनेरियो क्या है, तो वो उस हिसाब से जजमेंट कर लेता है आपको। हाँ, और क्या। आप देखो, अब समय समय का वेट करना चाहिए। हर चीज बताने का एक समय होता है। Exactly. आप ऐसा नहीं कि भाई अभी आप रिलेशनशिप में आए और आपने अपने घर का पूरे पन्ने उठा के खोल दिए, भैया लोग गया काम से। करते हैं लोग ऐसा। तो यहीं पे तो गलतियां होती हैं कि आप समय का वेट करो कि आपका समय कितना बड़ा है, आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है। उसके बाद आपका अपनी लाइफ के सारे पन्ने खोलना शुरू करो। एक बार में सारा खुली किताब बंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जजमेंटल होता है। वो इंसान का नेचर है, वो जजमेंटल है और होगा ही। वो हर आपके एक्शन पे, हर आपकी बातों पे आपको जज करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको सोच समझ के चीजें बात करनी है कि आपको किस स्टेज पे जाके क्या बात करनी है, कब बात करनी है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम फिर अपनी बातों से भटक गए और मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस में फार्ट आ जाए और जब तुम्हारी तरफ देखने लगे तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? मैं तो ऐसे करके बस चली जाऊंगी वहां से। कि दो तरीके की फाट होती है, एक फुस वाली और एक आवाज वाली। अगर आवाज वाली आई तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी ऐसे करके। अब फुस वाली है तो पता ही क्या चल रहा है, किसने बदबू फैलाई है, तो चुपचाप खड़े रहो। सही बात है। ओके चलो, तुम एक ब्रांड के लिए स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रही हो और रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एम्बैरेसिंग कमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो क्या करोगी? बीप कर दूंगी। ये वैसे सही तरीका है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। और यदि कोई एम्बैरेसिंग नहीं, कोई एकदम बढ़िया लवली सीन आ जाए तब तो ब्लर कर दूंगी। मतलब दिखाओगे अगर क्यूट होगा तो थोड़ा बहुत। सही है, सही है, सही है। अगर एक दिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड एक ही आउटफिट पहनकर आ जाए तो किसको चेंज करने को बोलोगी? यहाँ पे आएगा ही नहीं ऐसा सिनेरियो, क्योंकि मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। तो क्वेश्चन गलत हो गया गाइस, जस्ट स्किप इट। यस। अगर एक इवेंट में तुम्हें किसी ने पहचान कर सेल्फी मांगेगी और फिर बोला आप कौन सी क्रिएटर हो, तो क्या रिप्लाई दोगी? ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब इवेंट में नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है। मेरे साथ ना पब्लिक में हुआ है। मतलब कई बार लोग शक्ल से पहचानते हैं, नाम नहीं याद रहता, तो फोटो खींचने के बाद बोलते हैं वैसे आपका नाम क्या था। बुरा तो लगता है मुझे, कि फिर भी लगता है चलो ठीक है, एटलीस्ट शक्ल से तो पहचान रहे हैं, ठीक है, नाम पे। मेरे साथ तो सेम चीज हुई है कि बंदों ने मेरे साथ आके सेल्फी लिया है। जब उन्होंने अपना इंस्टा हैंडल मुझे बताया, जब मैं खोला है, भाई वो मुझे फॉलो ही नहीं करती है। मैंने कहा मैं एक से तो मैंने बोल ही दिया कि भाई यार बहन तुम बोल रहे हो कि मेरे को पहचान रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम फॉलो भी नहीं कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं दीदी मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, संतोष मिला मुझे। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ ये वाला सीन। हाँ, इवेंट में ये सारी चीजें होती है। कुछ रैपिड फायर हो जाए, चलो जल्दी जल्दी। प्यार और पैसा। यार ये प्यार।
यार मेरे लिए भी पैसा तो कमा लेंगे। लेट नाइट टॉक या फिर लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव। मी टू। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जब शादी फिक्स हो चुकी थी, मेरी अरेंज मैरिज है, मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं रात में बात किया करती थी तो ये अक्सर मेरे से ये बोल के फोन काट दिया करते थे कि मेरी मीटिंग है, और कोई मीटिंग नहीं होती थी। ड्राइव पे जाते थे? नहीं तो ड्राइव पे नहीं जाते थे, मतलब जैसे उन्हें रात में बात करना पसंद नहीं था। और ये बात मुझे पता चली है शादी के बाद। मैंने कहा यार मेरे साथ ये लोचा हो रहा था। बता देते यार, बता देते सच। जैसे इनको रात में जैसे बात करना पसंद नहीं, ज्यादा फोन पे जैसे बात करना ज्यादा समझ नहीं आता, ये वाला सीन था। बट मेरे लिए तो ऑप्शन ही नहीं था कोई और, क्योंकि भाई मैं बार बार मिलने थोड़ी ना जा सकती हूँ, भाई लड़की हूँ तो अब नहीं जा सकते, मम्मी पापा को पता चलेगा कि भैया अभी तो एंगेजमेंट हुई है, कितना मिल रही है आखिर। नहीं, मेरे को लेट नाइट टॉक करना पसंद है क्योंकि पूरे दिन मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं बात कर सकूं, तो मैं मोस्टली रात में टाइम देती हूँ। तो पर अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं लॉन्ग ड्राइव चूज करूंगी। लॉन्ग ड्राइव मेरे लिए भी लॉन्ग ड्राइव है, तो शादी के बाद ज्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, अगर एक सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी लेना चाहोगे, दिमाग पढ़ने की या फिर टाइम ट्रेवल करने की? टाइम ट्रेवल। आई अंडरस्टैंड योर इमोशनल पॉइंट। अगर एक चीज डिलीट कर सकती हो अपनी लाइफ से तो क्या डिलीट करना चाहोगी, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग। मी टू, सेम। स्ट्रेस तो मैं फिर भी ओवरकम कर लूंगी, पर ओवर थिंकिंग को हटाना इज वे टू डिफिकल्ट। ओवर थिंकिंग इज कम्स विथ इंट्रोवर्ट। जितने इंट्रोवर्ट हैं वो सब ओवर थिंक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ इतनी, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतना ओवर थिंक करती हूँ मैं, पता नहीं, काफी सारे लोगों के साथ है। ओके, अगर बॉयफ्रेंड एक दिन तुमसे बिना बताए किसी और के साथ डिनर पे चला जाए तो तुम क्या करोगी? डिपेंड करता है कि किसके साथ गया है। किसी फीमेल के साथ गया है तो कुटेगा। मुझे यही एक्सपेक्टेड था तुमसे। तो कुटेगा। ओके, सबसे वियर्ड डीएम जो अभी तक रिसीव हुआ हो तुम्हें? अरे यार मैं क्या बताऊं, मुझे किसी ने अपना रियल पॉर्न भेज दिया था सेक्स करते हुए। और आपको ये पता नहीं कि अभी वो आता है कि वीडियो दिखती नहीं है प्रॉपर, ऐसे क्लिक करने पे दिखता है वीडियो लिखा हुआ आता है। मैंने कहा क्या भेजा है, तो मैंने क्लिक करा तो अरे यार ये क्या देख लिया मैंने। इनको शर्म भी नहीं आती है यार, ऐसी ऐसी तो चीजें भेज देते हैं। सबसे गंदा एक्सपीरियंस था यही वाला। बाप रे, ऐसे तो भैया फालतू के आपको डीएम में ना बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। मेरी जब एक हाउ टू फाइंड योर ब्रा साइज वाली वीडियो वायरल हुई थी, तब इस तरीके के डीएम से मेरा लाइक फीड भर गया था। मैं डिलीट करा करती थी क्योंकि ये बहुत ही फालतू और वियर्ड था। फिर मैंने अब कमेंट ही ऑफ कर दिया उसका कुछ समय के लिए, और बहुत समय के बाद मैंने उसका कमेंट ऑन करा। तो ये सारी चीजें तो यार होती हैं, बहुत बेकार है। वही घर संभालना इजी है या कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन। कोई वैसे तो कोई भी इजी नहीं है यार, बट अगर दोनों में से चूज करना हो तो कंटेंट ज्यादा इजी क्रिएट हो जाता है। घर संभालने में ऐसी तैसी हो जाती है यार। एक वर्ड जो तुम्हारी लाइफ को डिस्क्राइब करे? स्ट्रगल। सबका। एक हैबिट जो तुम छोड़ना चाहती हो? बोलना तो मैं नहीं चाहती, मुझे चौक खाने की आदत है, आप मानोगी? भाई साहब ये पुराने लोगों की आदतें हैं। चौक भी वो स्लेटी जिसको कहते हैं, इसमें स्लेट पेन। बहुत गलत है भाई, लीवर के लिए बहुत मुझे गलत ये है। चीज पता है, फिर भी मैं मतलब मैंने कम कर दिया है, पर अभी मेरे कैसे कभी कभी मन कर जाता है, एक तो खा ही लेती हूँ तो मैं खरीद के ले आती हूँ। इवन अभी तक भी तो मुझे ये सबसे गंदी आदत है, जो मुझे मैं चाहती हूँ कि भगवान छीन लो, मेरी याददाश्त हटा दो ये वाली बस। भाई ये बहुत लीवर बहुत खराब करेगा। हाँ हाँ आई नो। अगर एक दिन के लिए लड़का बन जाओ तो सबसे पहला काम क्या करोगी? ये मैंने सोचा ही नहीं है कभी। मैं क्या करूंगी? बाइक लेके घूमने? नहीं, मेरे को स्कूटी आती है चलानी, तो वो वाला एक्सपीरियंस मैंने कर रखा है। बाइक वाइक भी चला रखी है मैंने। मैंने नहीं सोचा इसके बारे में। चलो इसके पेट नहीं मैं सोचूंगी इसके बारे में। हाँ, अच्छा है ना, मुझे बताना। हाँ। कि मैं क्या कर सकती हूँ। कोई ऐसी चीज जो तुम अपने बॉयफ्रेंड में चेंज करना चाहती हो? आलस है बहुत ज्यादा उसमें। वो 3 साल छोटा है इसलिए थोड़ा सा। हाँ, मैं 3 साल बाद सही हो जाएगा, आलसपन कम हो जाए बस। वो रिलैक्स है ना अभी लाइफ में, इस वजह से अभी 3 साल बाद वो चीजें होंगी। अगर मॉम एक दिन के लिए वापस आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगी? बहुत टाइटली हग, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी और इवन पापा को अभी तक एक भी बार हग नहीं किया है, आप मानोगी? ये पता है हम मिलेनियंस में ये बहुत ज्यादा है
क्योंकि हम मम्मी पापा से इमोशनली अटैच हैं, लेकिन हमारा मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा रिस्पेक्ट वाला ज्यादा हाँ, है, रिस्पेक्ट प्यार वाला ज्यादा थोड़ा सा है। कम हाँ। प्यार तो है ही प्यार obviously। है, बट वो वैसा जैसे हक करने ले वाला और हम्म। मिल लेने वाला, गोद में सो जाने वाला, ये सब नहीं ये है। वाला हम लोग के टाइम पे बहुत कम रहा है। तो मैं क्योंकि हक शायद करूंगी। पापा लोग थोड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, इस वजह से मम्मी लोग के साथ भी ये रिलेशन थोड़ा सा ना वैसा नहीं बिल्डअप है हम लोग का। मेरे पापा अभी भी पिक्चर क्लिक नहीं कराते हैं हमारे साथ इतनी। मेरे घर में सेम है। फोटोज अब तो मतलब अब काफी ज्यादा सही हो गया है कि बर्थडे पे केक वेक काट लेते हैं, फोटो क्लिक करा लेते हैं, वरना वैसे तो ये होता है, ये इस समय की बात है, इस समय में ये बहुत हुआ है। अगर एक फेमस सेलिब्रिटी तुम्हें डीएम करे तो कौन होना चाहिए वो? सेलेब के लिए मैं रोहित शर्मा को मानूंगी, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है, तो अगर वो कर दे तो मेरा साल बन जाएगा। देख रहे हो ना गाइस, रोहित शर्मा चेहरे पे चमक आ रही है। हाँ। काश ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी देख रहा हो। उसको पता है कि मेरा क्रश है रोहित शर्मा। यार देखो, क्रश तो होता है, मेरा भी क्रश रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगी, तुमको अजीब लगेगा। बताओ। तुमने डेयर डेविल देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा। मार्वल का न्यू वेब सीरीज था, एक कैरेक्टर है डेयर डेविल। नहीं। उसको जो एक्टर प्ले कर रहा है, और मैंने अपनी पूरी डेयर डेविल देखी है, मुझे उस कैरेक्टर पे, उस अंधे कैरेक्टर पे भाई बहुत भयंकर क्रश हो गया था मुझे, बहुत भयंकर। मैं सीन भाई उसके इमोशनल रोमांटिक सीन अभी एक ज्यादा नहीं, अभी 1 साल पहले 2 साल पहले की बात है, मैं खोल खोल के देखा करती, मैंने बोल भी थे भाई मेरे को क्रश हो गया भाई। हो जाता है यार, हो गया था, मैं खोल खोल के थे, फिर मेरे धीरे धीरे फिर वापस ठीक हो गया वापस से। तो देखो ऐसा नहीं है, इफ यू आर अ फीमेल हो सकता है शादी के बाद भी क्रश हो सकता है, बट यू नो योर बाउंड्रीज। वो फिजिकली मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली वो टीवी पे है, वो एक्टर है, तो मैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर सकती हूँ। ये वाला ना वो है, लाइक सही है क्रश, पॉजिटिव क्रश है, पॉजिटिव वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअली रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली, तो ऐसे वाले रखोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, रात को बाहर जाना या फिर सुबह जल्दी उठना, कौन सी रात को बाहर जाना। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सुबह उठने वाली इंसान। अगर सिर्फ एक ऐप यूज करना हो तो इंस्टाग्राम यूज करोगे या फिर यूट्यूब? इंस्टा। भाई साहब, इंस्टाग्राम का एक चीज अच्छी है कि आप इसमें डीएम सेक्शन में बैठ के सबसे बातें कर सकते हो। यूट्यूब पे ये चीज नहीं है। एग्जैक्टली। जिस चीज को मेरे लिए तो एक सजेशन रहेगा कि यूट्यूब को ये चीज डेवलप करनी चाहिए। नहीं, यूट्यूब यदि ऐसे पर्सनलाइज चीजें यदि डेवलप करेगा तो इस चीज का काफी ज्यादा ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड होगा। होना चाहिए ना, मतलब मैसेज सेक्शन। और इवन मैं तो ये बोलूंगी, अगर इंस्टाग्राम तो वैसे देखेगा नहीं ये पॉडकास्ट, पर इंस्टा पे जैसा यूट्यूब जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है कॉपी करने का, इंस्टाग्राम को लेना वो चाहिए। इंस्टा ले ले तो मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। इंस्टाग्राम का ऐसे मोनेटाइजेशन को लेके इस तरीके की पॉलिसीज नहीं है, इस वजह से इंस्टाग्राम इतना कर नहीं रहा है। हाँ। नहीं तो यूट्यूब का इन सब चीजों को लेके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी पॉलिसीज बहुत सही है, बहुत सही है। सो बेसिकली यदि इस पूरे पॉडकास्ट के कंक्लूजन पे आया जाए तो सबसे पहले हमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेके बात करी जो कि हमें समझ में आए नहीं। तो हमें बस एक ही चीज समझ में आती है, वी आर द मिलेनियंस, तो हमें एक ही तरीके का रिलेशनशिप समझ में आता है, वो है सिर्फ रिलेशनशिप। ठीक है, आप या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप नहीं हो, बस ये 2 ही चीज है। इसके अलावा तीसरा कोई शिप्स नहीं है हमारे पास। ठीक है। और इवन जो टीनेजर्स है ना, वो तो आजकल बहुत ही मतलब रैंडमली किसी को भी चूज कर लेती हैं। हाँ। तो और आजकल लड़कियां बहुत जल्दी बॉयफ्रेंड बना रही है यार, 8th 7th क्लास की, एंड दे आर इन्वॉल्व लाइक किसिंग, हगिंग, इन सब चीजों में बहुत ही नॉर्मल है। रिलेशनशिप में मतलब यही था, बात करना तो अलग ही हो जाता है। बात करना तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां, इवन वो लगती भी नहीं है कि वो 6th 7th में है। आजकल की लड़कियां बड़ी भी लगने लगी हैं, बहुत टीनेजर्स लगती हैं। मुझे स्कूल जा रही होती है, मुझे लगता है ये मेरी एज की लग रही है भाई मुझे। तो एक्चुअली काफी सारे चेंजेस हो गए हैं समय के हिसाब से, लेकिन देखो ये चेंजेस तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट लेकिन जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इतने सारे डिवोर्स, इतनी सारी चीजें जो रिलेशनशिप को लेके हो रही हैं, इतनी सारी रिलेशंस में प्रॉब्लम्स जो आ रही है, वो इन्हीं वजह से आ रही है, क्योंकि आपको अपनी बाउंड्रीज ही नहीं पता है, आप अपनी बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर रहे हो, और आप हर चीज के लिए फ्री हो। यदि मैं आज शादीशुदा हूँ, मेरे को कोई मेरी फ्रेंड आई, मुझे उसके हस्बैंड पे हल्का सा अट्रैक्शन हुआ, नॉर्मल है, हो सकता है, बट यू नो द बाउंड्रीज यार, कि आपको कितना बात करनी है उससे। क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ये चीज हुई, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसी चीज हुई, उसके घर में उसकी फ्रेंड एक आती है,
ठीक है, उसकी फ्रेंड को उसके हस्बैंड पे हल्का सा क्रश सा होता है, तो वो भाई पीछे पड़ जाती है उसके हस्बैंड के, उसके घर में आके रुकी हुई है वो कि मैं भैया तो बोल नहीं रही, नाम लेके बोल रही है और कहती है कि मैं आपके लिए ये बना दूं, मैं आपके लिए ये दे दूं, आगे से चीजें बना बना के लेके आके दे रही है। तो ये सारी चीजें, ये सब हरकतें जो होती ना, यही गलत होती हैं। तो इवन हस्बैंड को भी तो पता होनी चाहिए ना अपनी बाउंड्रीज। अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो ऐसे कर रही है तो मना करो ना उसको। नहीं तो जब ये चीजें तो हो गई ना, इंसिडेंट तो हो गई, तभी तो ये चीज रुकी। जो कर रहा है वो तो ऑब्वियसली उससे तो दोस्ती टूट ही गई ना। हाँ। दोस्ती टूट गई, क्योंकि एक दो आप पहले अटेम्प्ट में नहीं समझते हो कि लगता है ऐसे ठीक है, कोई नहीं कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं। जब वो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लेती है ना, रिपीटली होता है, तो समझ में आता है कि चीजें, अरे समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एंड ये चीजें लड़कियां नहीं समझती हैं कि भाई मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। हर चीज को सही के दायरे में नहीं लेके आ सकते। आपको सही और गलत चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, आपको उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ सारी चीजें सीखी। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हमने बहुत लिमिटेड बातें करी है, बट आगे चल के हम और भी बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें कंटेंट क्रिएशन से लेके बातें करेंगे, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हमें काफी ज्यादा इंसाइटफुल रखना था, लाइक बहुत सारी चीजों से लेके। तो उसी तरीके का आज हमने बातचीत करी है। एंड डेफिनेटली अगेन हम एक और पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे, जहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ब्रीफ देंगे। सो भारती, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट? सो वी आर रेडी। हम आपके लिए, और अगली बार मैं थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर करके आऊंगी कि मानसी कुछ भी पूछ सकती है। वो बोलेगी कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड पूछूंगी, पर सवाल उड़ता हुआ कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसे ही सवाल एक्चुअली मजेदार होते हैं, क्योंकि यदि आप ज्यादा सीरियस बात करते हो तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो इट शुड बी फन लविंग। ओके, तो फाइनली कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मानसी के साथ मैं पहली बार मिली हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहली बार मिली हूँ। भाई मेरा नेचर देखो ऐसा ही है, और मैं जिससे भी मिलती हूँ लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे समझ में आता है कि लोगों को कैसे ग्रीट करा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारे माँ बाप की वजह से हमारे पास है। हमारे मम्मी पापा ने इतना अच्छे से हमें ग्रूम करा है, इससे इतना अच्छे से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है कि हमें गेस्ट को सच में डील करने आता है, कि हमें उन्हें एज अ गेस्ट ही देखना है। कहते भगवान समान बोलते हैं ना, गेस्ट भगवान समान होते हैं। तो हमें पता है कि उन्हें कैसे ग्रीट करना है, उनको कैसे कंफर्टेबल करना है। भाई आप उन्हें बुला रहे हो, यू हैव टू गिव टाइम एंड वो सारी चीजें। बट मेरे एक्सपीरियंस इन चीजों को लेके काफी ज्यादा वियर्ड रहे हैं पास्ट में। मैं अभी नहीं बात करूंगी इस बारे में, बट उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही वियर्ड चीज हुई है। किसी को मैंने बुलाया था और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस जिसको शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो फाइनली इसी बात पे इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और गाइज मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में। भारती के लिए आप ढेर सारे कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।